हाय गाइस, इस वीडियो से आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस फ्रॉम राइटिंग स्किल्स टू विस्टास टू पोएट्री टू फ्लैमिंगो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये दो वन शॉट वीडियोस थे जो हमने पहले पोस्ट किए थे। मैं इसको कंबाइन करके एक वीडियो में डाल रहा हूँ फॉर योर इजी एक्सेस। इससे कंप्लीटली आपका रिवाइज हो जाएगा। आप एक रात पहले पढ़ रहे हो, दिस बुक बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसके बाद आप ग्रैंड अकाड की एनिमेटेड समरीज यूट्यूब पे जरूर देखना। एंड इफ यू हैव टाइम, डाउनलोड आर ऐप एंड चेक आउट द रिसोर्सेज अवेलेबल देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, यू गोइंग टू डू वंडर्स। What's up guys? Welcome back to Grand Acad and today I've brought for you a video जिसमें हम एक ही साथ बैठ के बहुत ही कम समय में पूरा लिटरेचर सेक्शन कर लेंगे with poetry included. Sit back, relax guys. It's a very very important video. I don't want you to miss even a second of this video. It's extremely important guys. आपका एग्जाम आने वाला है. Please don't skip this. Okay, let's go ahead and tell you what this video is going to be about. Firstly, let's understand why this video is even important. देखो, आपको रिवीजन करने की या पढ़ाई करने की जरूरत है because you need to consolidate the information in your head. एज आपको एग्जाम में सारी चीज़ें, सारे मेन पॉइंट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, विच इज वाई आई अज्यूम दैट यू वांट अ वीडियो लाइक दिस एंड यू नीड टू डू मोर विद लेस टाइम. एट द सेम टाइम इसको देखने के बाद यू शुड वॉच आवर एनिमेटेड वीडियोज एंड यू शुड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फॉर एन एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स जिसमें हम आपको और डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस करवा सकते हैं फॉर 95 मार्क्स. ऑल राइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट विद द लास्ट लेसन. Last lesson लिखा हुआ है by Alphonse Daudet. Franz was late for school and was fearing a scolding from his French teacher M. Hamel और वो contemplate कर रहा था अपनी क्लास को छोड़ने का that day. But ultimately he arrives and he finds a very unusual solemnity because in the sense कि बहुत ज़्यादा silence था उधर. You know, he wasn't able to feel the natural sounds that were present in his school, like the bustling of noises of students, of the fact that rulers were tapping on the table, rapping on the table. That wasn't present that day. M. Hamel announce करता है कि उनका ये final French लेसन है क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जो मैंडेट कर रहा है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, एल्सेस एंड लोरेन. वो इम्प्लोर करता है क्लास को कि भाई तुम अपनी फ्रेंच भाषा को चेरिश करो, बहुत प्यार करो इस चीज़ से. रिवीलिंग हिज ओन रिग्रेट्स एंड द विलेजर्स सॉरो फॉर नेग्लेक्टिंग देयर एजुकेशन. एम हैमल पैशनेटली टीच करता है द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज और एक ऐसा फाइनल लेक्चर डिलीवर करता है जो फ्रांस, जो एक नॉन सीरियस स्टूडेंट था, वो भी बैठ के रिग्रेटफुली और अमेजडली सुनता है. He realizes the significance of his studies. As M. Hamel's departure looms, वो जाने वाला होता है, he writes Vive la France on the board, जिसका मतलब होता है Long live France, and he bids farewell without words, leaving an indelible impact on France and his classmates. Okay, let's jump straight into Lost Spring by Anis Jung, part 1. हर मॉर्निंग जो ऑथर अनीस जंग है वो साहिब से मिलती हैं, एक बेगर जो गार्बेज फील्ड्स के थ्रू जा रहा होता है सर्चिंग फॉर वैल्यूबल्स इन हर नेबरहुड. साहिब, जो ओरिजिनली ढाका की ग्रीन फील्ड से है, एक्सप्लेन करता है अपने एक्शंस को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू. देखो भाई, वो बच्चा है एट द एंड ऑफ द डे. ओवर टाइम साहिब रिवील करता है अपना नाम साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो यहाँ पे आयरनी दिखती है, उसका नाम तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट अ बेगर सैडली. और वो एक्सप्लेन करता है अपना बेयर फुट स्टेट, उसके पास चप्पल जूते कुछ नहीं होते. बोलता है ये तो ट्रेडिशन है, गरीबी नहीं है. सो ये अपनी गरीबी से भी एकदम इग्नोरेंट है और ही इज जस्ट ट्राइंग टू डील विद दैट इन्फॉर्मेशन. ओके. Simapuri, which is home to thousands of Bangladeshi rag pickers, including Sahib, lacks basic amenities but provides survival. तो वहाँ पे इंसान सर्वाइव तो कर सकता है but he or she can't live a very nice or comfortable life. गार्बेज उन्हें सस्टेन करती है विद होप फॉर द चिल्ड्रन एंड नेसेसिटी फॉर एडल्ट्स. डिस्पाइट द डेस्टिट्यूशन, स्मॉल डिस्कवरीज लाइक टेनिस शूज विद होल्स ब्रिंग जॉय. जो किसी रिच किड ने डिस्कार्ड करे होते हैं वो इनको मिल जाते हैं. साहिब लेटर फाइंड्स वर्क एट अ टी स्टॉल, सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेंसी. जब वो गरीब था, अपना काम कर रहा था, तब एटलीस्ट ही वॉज हिज ओन मास्टर, बट नाउ दैट ही इज अर्निंग डिसेंट मनी ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो उसमें भी एक टोन ऑफ सैडनेस दिखती है दैट दे हैव टू समहाउ लेट गो ऑफ देयर फ्रीडम ओनली टू सर्वाइव. लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2. फिरोजाबाद, जो अपने बैंगल्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पे अनीस जंग मुकेश से मिलती हैं, जो ड्रीम करता है ऑफ बिकमिंग अ मैकेनिक डिस्पाइट हिज फैमिलीज जनरेशंस लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. मुकेश की जो इम्पॉवरिश फैमिली है वो स्ट्रगल करती है इन हाफ बिल्ड शैक्स. उनके घर पक्के भी नहीं होते, विद मुकेश's फादर टॉयलिंग एज अ बैंगल मेकर एंड हिज ग्रैंड मदर रिजाइन टू देयर फेट. वो एक्सप्लेन करती रहती हैं कि हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है, शी हैज़ नो होप फॉर चेंज. डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस एंड चाइल्ड लेबर लॉज, बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, अपनी हेल्थ को रिस्क करते हैं, एजुकेशन को रिस्क करते हैं और कभी कभार तो उनकी आई साइट होती है वो भी चली जाती है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ दीज डैम्प प्लेसेस. द ऑथर विटनेसेस द पॉवर्टी एंड डेस्परेशन ऑफ फैमिलीज ट्रैप्ड इन दिस साइकिल हु आर अनएबल टू ब्रेक फ्री ड्यू टू सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिल मैन एंड अथॉरिटीज. तो लोग सोसाइटी में जो हैं, जिनके पास पावर है, वो ही इन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं. मुकेश's aspiration offers a glimmer of hope amidst the despair, reflecting a
लॉन्गिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर डिस्पाइट द ऑड्स। तो उसके अंदर थोड़ा होप है, थोड़ा एम्बिशन है, एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग इन दिस चैप्टर, इन दिस स्टोरी। डीप वाटर बाय विलियम डगलस। डीप वाटर में विलियम डगलस हमें बताते हैं, रिकाउंट करते हैं उनका स्ट्रगल विद एन ओवरवेलमिंग फियर ऑफ वाटर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आया था। ठीक है, जब वो 4 साल के थे, एक वेव ने उन्हें नॉक डाउन कर दिया था एट अ कैलिफोर्निया बीच, इंस्टिलिंग एन इरेशनल ड्रेड ऑफ वाटर। लेटर एट 11 अ बुलीज प्रैंक नियरली ड्राउन्ड हिम इन अ स्विमिंग पूल। एक बिग बुली ने उन्हें पूल में फेंक दिया। डिस्पाइट वेरियस फेल्ड अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर हिज फियर, उन्होंने काफी कोशिश करी थी, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज टू फ्लोट एंड रीच सेफली, द टेरर ऑफ ड्राउनिंग हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स। तो वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए। डिटर्मिन टू ओवरकम हिज फियर, डगलस एनलिस्ट करते हैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को जो पेशेंटली उन्हें गाइड करता है थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग हिम इनटू अ स्विमर। उनकी पूरी जर्नी में डगलस ये रियलाइज करता है कि इट इज द फियर ऑफ डेथ रादर देन डेथ इटसेल्फ दैट पैरालाइजेस अस। तो वो कहता है ये डर है किसी भी चीज़ का जो हमें पैरालाइज करता है, वो चीज़ नहीं होती जो हमें पैरालाइज करती है। और इस चैप्टर में हमें एम्फेसिस मिलता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फ्रंटिंग एंड ओवरकमिंग चाइल्डहुड फियर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंट्रोलिंग आवर लाइव्स, व्हिच इज द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इट नीड नॉट बी चाइल्डहुड फियर, इट कैन बी एनी फियर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रैट ट्रैप। सेल्मा लागरलॉफ। रैट ट्रैप में एक वैगाबॉन्ड पेडलर सर्वाइव करता है छोटे छोटे रैट ट्रैप बेच के जो वो वायर से बनाता है, और ही फाइंड्स हिमसेल्फ एंस्नेयर्ड इन हिज ओन मेटाफोरिकल रैट ट्रैप ऑफ लाइफ स्ट्रगल। उसकी एक फिलॉसफी होती है कि दुनिया में टेम्पटेशंस हैं और हम रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ बाय द परसूट ऑफ चीज। Haunted by a bleak existence marked by poverty and hunger, वो contemplate करता है the world as a giant trap, offering tantalizing baits of wealth and joy, only to ensnare those who dare to touch them. Seeking refuge one dark evening, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, वो मिलता है एक kind-hearted old crofter से जो उसे वेलकम कर देता है into his humble abode, मतलब उसके घर में, sharing his meager possessions and companionship. However, succumbing to temptation, वो अपने खुद की philosophy में फंस जाता है, खुद rat trap में फंस जाता है। ठीक है, so irony यहाँ पे देखो। And desperate for money, peddler steal कर लेता है फ्रॉम हिज अनविटिंग होस्ट, जो जानता भी नहीं है कि ये इंसान स्टील करने आया है, बिफोर फ्लीइंग इनटू द डेंस फॉरेस्ट वेयर ही बिकम्स लॉस्ट इन अ लैबिरिंथ ऑफ ट्रीज एंड शैडोज, सिंबलाइजिंग द एंट्रैपमेंट ऑफ हिज ओन मेकिंग। तो वो उधर ही चला जाता है, सेम डार्कनेस विच ही टॉक्ड अबाउट। Seeking warmth and shelter, Peddler seeks refuge in the abandoned Ramsjo Iron Works, where he encounters the Iron Master and his daughter Edla Williamson, which is the most important character of this chapter. मिस्टेकन फॉर अ फॉर्मर एक्वेंटेंस बाय द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर सोचता है कि यार ये तो मेरी आर्मी मेट होता था, आई नो हिम फ्रॉम बिफोर। ठीक है, पेडलर रिलक्टेंटली उनकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑल द वाइल रेसलिंग, मतलब अंदर ही अंदर उससे लड़ रहा होता है विद हिज ओन गिल्ट एंड एप्रीहेंशन, क्योंकि देखो ही इज नॉट अ बैड पर्सन एट हार्ट, ही इज जस्ट डन अ बैड थिंग। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, Edla's genuine kindness and compassion soften his hardened heart, prompting him to reflect on the choices that led him to this current predicament. क्रिसमस ईव आ जाती है, पेडलर ग्रैपल करता है अपने खुद के अंदर के लड़ाई से, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर फॉर रिडेम्पशन कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, एंड हिज फियर ऑफ फर्दर एंट्रैपमेंट कि मैं दोबारा ट्रैप ना हो जाऊं। हाउएवर, जो एडला का प्यार होता है, उसके अंदर जो उसका बिलीफ होता है उस रैट ट्रैपर पेडलर के लिए, इन हिज इनहेरेंट गुडनेस इंस्पायर्स हिम टू कन्फ्रंट हिज पास्ट मिसडीड्स एंड एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल। थ्रू हर एक्ट ऑफ ग्रेस, द पेडलर डिस्कवर्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमन कनेक्शन, शेडिंग हिज रैगेड एक्सटीरियर टू रिवील द इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ विद इन। तो एडला उसे एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन बीइंग की तरह वापस बना देती है, someone who is actually good and kind at heart. Okay, in the end, as the peddler departs with a newfound sense of hope and purpose, Edla's simple yet profound act of kindness serves as a beacon of light in his dark journey, illuminating the path towards redemption and reconciliation. तो इसमें बेसिकली वो क्या करता है, वो क्रोनस को वापस कर देता है, and he signs off himself as Captain Von Stahl. Cool. Let's talk about Louis Fisher's Indigo. लुई फिशर के पास एक अपॉर्चुनिटी थी टू मीट महात्मा गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेंट्रल इंडिया. गांधी, revered as the father of the Indian independence movement, was about to share the remarkable tale of how he orchestrated the departure of the British from India, a saga जो 1917 में शुरू हुई थी with a humble peasant named राजकुमार शुक्ला and culminated in the liberation of millions. So basically ये traces बताता है of Gandhi's role in the independence movement. Gandhi's journey into the heart of the Indian struggle for freedom started unexpectedly जब राजकुमार शुक्ला, जो एक illiterate but determined peasant थे चंपारण से, वो अप्रोच करते हैं गांधी जी को ड्यूरिंग द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916. गांधी जी थोड़े रिलक्टेंट होते हैं चंपारण जाने के लिए, लेकिन शुक्ला इतना ज़्यादा उन्हें आगे बॉदर करता है, बोलता है नहीं आप आओ. इवेंचुअली वो कन्विंस हो जाते हैं टू embark on a journey to the remote district which is nestled in the foothills of the Himalayas. Accompanied by शुक्ला, गांधी ट्रैवल करते हैं चंपारण तक, जहाँ पे वो कन्फ्रंट होते हैं with the harsh reality of the exploitation faced by the sharecroppers at the hands of the British landlords. तो इससे हमें पता चलता है क्या क्या एक्सप्लोटेशन हो रहा था अंडर colonial rule, especially towards people जिनके पास इतने economic resources नहीं थे. Tenants were obligated to surrender 15% of their land for indigo sharecroppers at the hands of British landlords. Okay.
दे वर ऑब्लिगेटेड टू सरेंडर 15% ऑफ द लैंड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, एक सिस्टम जो बनाया गया था थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कोर्जन. तो बेसिकली वो उन्हें ट्रैप करना चाहते थे, राइट. हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो जो जर्मनी में हुई थी, द लैंडलॉर्ड सॉट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द impoverished peasants, further exacerbating their plight. तो वो उनको ही पनिश कर रहे हैं फॉर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, विच इज क्वाइट वियर्ड. Undeterred by the indifference of the British Landlord Association and the warning of the Division Commissioner, Gandhi pressed forward. वो फिर भी आगे चलते रहे despite the struggles, conducting investigations and rallying support among the oppressed sharecroppers. उनकी presence in Champaran एक wave spark करी of courage and defiance among the peasants, culminating in a historic demonstration outside the courthouse where they stood united against British tyranny. तो उससे सारे peasants unite हो गए. Despite facing legal threats and intimidation, Gandhi remained steadfast in his commitment to the cause, challenging the unjust laws and advocating for the rights of the oppressed. Through his civil disobedience and unwavering resolve, Gandhiji succeeded in securing justice for the sharecroppers, paving the way for the eventual demise of the exploitative indigo system and the British colonial rule in India. तो उनकी ये चीज़ सफल हुई, right? Moreover, Gandhi's transformative impact extended beyond the realm of politics as he recognized the urgent need for social and educational reform in Champaran. By establishing primary schools, promoting hygiene and sanitation practices, and providing healthcare services, उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए करी चंपारण में. Gandhiji sought to uplift the marginalized communities and address the deep-rooted socio-economic inequalities plaguing the region, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था. The Champaran episode served as a pivotal moment in Gandhi's life, reaffirming his belief in the power of the non-violent resistance and inspiring a nation to rise against oppression. It was a testament to Gandhi's unwavering commitment to justice, compassion, and the pursuit of truth. So basically, Gandhiji succeeded, and this chapter basically tells you the roots of the Indian freedom struggle and how it was born, thanks to Rajkumar Shukla and Champaran. Poets and Pancakes by Ashoka Mithun. Gemini Studios में मेकअप डिपार्टमेंट एक बस्लिंग हब थी जहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड आर्टिस्ट ट्रांसफॉर्म करते थे एक्टर्स यूजिंग कोपियस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ पैनकेक मेकअप जो लोकल कंकॉक्शन होती थी एंड सिमिलर अदर लोकल कंकॉक्शंस. बेसिकली एक मेकअप ब्रांड था, ठीक है. लेड बाय अ महाराष्ट्रियन, द टीम इंक्लूडेड एन आंध्रा मैन एंड लोकल तमिल्स adept at creating various looks for the silver screen. So it was a very nationwide group of people, right? स्टूडियो की हायरार्की बहुत क्लियर थी. जो प्रिंसिपल एक्टर्स थे जैसे शाहरुख खान टाइप लोग, ठीक है, received meticulous attention from the head makeup artist, while supporting cast members were attended to by assistants. तो यहाँ पे hierarchy बहुत ज़्यादा strong थी. Even the crowd extras were painted by the office man, an inspiring artist in his 40s who had joined the studio with dreams of a different career. तो उसमें बताता है how people sacrifice their dreams, which is a prevalent theme even in other chapters of class 12 English, right? Among the studio's luminaries was Kothamangalam Subbu, एक resourceful और creative Brahmin जो play करता था एक pivotal role in Gemini Studio's success. वो not only एक talented writer था, लेकिन वो एक actor भी था, known for his strong performance in supportive roles. So he was a very multi-talented man. ठीक है. Gemini Studios also hub था of various cultural and intellectual exchange. So sort of like the Indian International Center in New Delhi, right? In 1952, it hosted the Moral Rearmament Army's theatrical troupe, impressing the local drama community with their performances. जो studio का owner था मिस्टर वासन, उसने सपोर्ट की थी MRA मूवमेंट एज अ काउंटर टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. हाउएवर, नॉट ऑल इनकाउंटर्स एट जेमिनी स्टूडियोज वर एज सक्सेसफुल. जब एक डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश एडिटर विजिट करा, उसकी स्पीच को काफ़ी लोग समझ नहीं पाए, एंड दैट हाईलाइटेड द गैप बिटवीन हाईब्रो लिटरेरी सर्कल्स, मतलब पीपल हु फील very superior to others, who have quote-unquote superior taste, and the world of Tamil cinema. Years later, the author reflected on his time at Gemini Studios, and he realized the significance of encounters with figures like Stephen Spender, whose book The God That Failed ने बताया था अबाउट द डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म इन द जनरल पॉपुलेशन. और उसे बाद में पता चलता है कि जो इंसान, जो इंग्लिश मैन स्पीच देने आया था एट जेमिनी स्टूडियोज वाज एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर. In this way, ये studio served as a meeting ground for diverse ideas and perspectives, leaving a lasting impact on those who pass through its gate. Please pay specific attention to Kothamangalam Subbu, that might show up in your exam. Okay, let's talk about interview part 1 by Christopher Sylvester. Interviews in journalism emerged roughly 130 years after their inception, and they became a ubiquitous feature, मतलब a very commonplace thing in media, जो provide करता है readers और watchers को with glimpses into the lives and viewpoints of diverse individuals. ठीक है, चाहे सलमान खान का देखो इंटरव्यू, चाहे शाहरुख खान का देखो, चाहे शशि थरूर का देखो. While some regard interviews as a means of uncovering truth and appreciate उनकी artistic value, others, notably जो celebrities होते हैं, वो देखते हैं interviews as intrusive and potentially diminishing, कि तुम character assassination करते हो, लोगों की privacy को मिटाते रहते हो. Louis Carroll, the imaginative mind जिसने लिखी थी Alice in the Wonderland, vehemently avoided interviews out of fear of misrepresentation. While Rudyard Kipling, जिन्होंने बहुत famous poem If लिखी है, held them in disdain, considering them immoral and even criminal. However, despite such
reservations, interviews have proven to be a potent form of communication, wielding significant influence as they facilitate the exchange of ideas and insights. तो वो बोल रहे हैं ठीक है, interview is not perfect, but at the end of the day ये society में the flow of ideas को fertilize करता है, enable करता है, so it is important. Even those who once found interviews suffocating, जो पहले सोचते थे कि interviews बहुत बेकार हैं, such as H.G. Wells, later they had to participate in them. क्योंकि देखो पुल है, सोसाइटी का पुल है, अगर आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, अपने वर्क को पब्लिसाइज करना है, इंटरव्यूज तो देनी पड़ती हैं, हाईलाइटिंग देयर enduring relevance and impact in the realm of journalism and beyond. Let's go to the interview part 2, which is an extract from an interview of Umberto Eco by Mukund Padmanabhan. Umberto Eco, जो एक distinguished professor थे at the University of Bologna in Italy, known for his expertise in semiotics, जो literary theory में एक concept है, and literary analysis, वो interview होते हैं by Mukund Padmanabhan of the Hindu, the newspaper. उनकी conversation focused होती है on the remarkable success of Umberto Eco's novel The Name of the Rose, जिसने over 10 million copies worldwide बेच चुके थे as the interview was going on. Eco's wide-ranging body of work encompassed fiction, academic texts, essays, children books and newspaper articles. तो वो एक बहुत ज़्यादा multi-talented author थे जो बहुत सारे genres में लिखते थे. इंटरव्यू में Eco डिस्कस करते हैं his multifaceted approach to writing, noting that his academic pursuits and novelistic endeavors were driven by similar philosophical interests. क्योंकि जो उनके academic articles होते थे, आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा serious थे, but no, वो उसको भी एक सीरियस कॉन्सेप्ट को लिटरेरी फैशन में डिलीवर करते थे. जैसे मैं आपको लेक्चर के बीच बीच में जोक्स क्रैक करता रहता हूँ, वो उसको सब कुछ स्टोरी बना देते थे, राइट? सो ही वॉज नॉट अ वेरी टिपिकल एकेडमिशियन. ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग फ्री टाइम इफेक्टिवली, शेयरिंग एनेक्डोट्स अबाउट राइटिंग आर्टिकल्स वाइल वेटिंग इन एलिवेटर्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज राइटिंग स्टाइल. तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट बताते थे कॉल्ड दिस. It's called interstices, which is a very important word in this chapter. Basically, जब आप एलिवेटर में जा रहे होते हो, वो 2-3 मिनट होते हैं, instead of scrolling Instagram, उसमें काम कर लो. These are interstices of time. इससे आप बहुत productive बन जाओगे. Eco revealed that he adopted a narrative approach to scholarly texts early in his career, influenced by his realization कि जो research products हैं, they could be effectively conveyed through storytelling. Despite his academic background, Eco identified himself as a university professor who indulged in writing novels as a leisure activity. So he became a best-selling author, but he was still like नहीं, प्राइमरली मैं तो एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही हूँ. उसने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस थ्रू हिज फिक्शन, क्योंकि जो उसका एकेडमिक वर्क है वो सिर्फ एकेडमिक्स और पीपल ऑफ वेरी हाई रीडिंग कैपेबिलिटी पढ़ पाते, वेयर एज नॉवल तो कोई भी पढ़ लेता है आजकल, राइट? Regarding the thematic complexity of The Name of the Rose, Eco explained that while journalists and publishers sometimes struggled with the intricate subject matter, क्योंकि वो बहुत deep novel थी, novel still found success among readers जिनके पास एक प्रेफरेंस थी ऑफ एंजॉइंग इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग लिटरेचर. मतलब ऐसी लिटरेचर नहीं जो आप पढ़ के फेंक दो, ऐसी लिटरेचर जो आपको चैलेंज करे, लाइक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की's क्राइम एंड पनिशमेंट. यू गाइस शुड रीड दैट आफ्टर योर एग्जाम, बाय द वे. ही एट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ द नॉवेल्स अपील टू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ medieval history, acknowledging the unexpected nature of its widespread popularity. He did not expect it to be so huge, but at the end of the day, life surprises you. Okay, now let's go for the final part of Flamingo, Going Places by A.R. Barton. Sophie and Jancy, जो 2 teenagers थे, walked home from school. Sophie expressed her ambitious dreams of owning a boutique, becoming a manager, and ultimately an actress. Despite Jancy's attempts to ground her in reality due to their financial constraints, Sophie remained steadfast in her aspirations. तो वो थोड़ी deluded सी थी, unrealistic सी थी, अपनी दुनिया में रहती थी. वो एक lower middle class family से आती थी, और Sophie का जो household था वो struggle करता था financially, with her father working hard to make ends meet and her mother managing the household with a bored back from the workload. So वो इतनी ज़्यादा काम करती थी कि उनकी जो कमर थी वो झुक चुकी थी, खराब हो रही थी, which basically is a metaphorical and also literal statement of the condition, क्योंकि जो poor लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है. Sophie's relationship with her older brother Geoff, जो एक मैकेनिक अप्रेंटिस था, was characterized by her yearning for a closer bond and admiration for his silent introspection. ये थोड़ी extroverted थी, वो introverted था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ये भी अपनी दुनिया में रहती थी, लेकिन वो ये unhealthily रहती थी, वो तो बस प्रेफर करता था अकेले रहना. Sophie's penchant for daydreaming often led to conflicts with her father, who grew frustrated with her flights of fancy. Basically वो जान गए थे कि जो उनकी बिटिया है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रीम करती रहती है. When she claimed to have met the famous Irish soccer player Danny Casey, her family's disbelief only fueled her desire to maintain her fantastical stories. Despite her brother Geoff's initial skepticism, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता था इस स्टोरी में, Sophie persist करती रही, बोलती रही नहीं ये हुआ है, weaving elaborate encounters with her idol. तो उसने बहुत सारी स्टोरीज बना दी, fictitious fake स्टोरीज बना दी कि नहीं मैं तो डैनी केसी से मिली हूँ, ऐसे मिली हूँ, उसने मुझे आस्क आउट किया है, मैं उसके साथ डेट पे जाने वाली हूँ. Whereas we know it was just a figment of her imagination.
Her moments of disillusionment were juxtaposed with glimpses of hope, such as witnessing Casey's stellar performance at a soccer match, igniting her pride and reinforcing her fantasies. तो जब भी वो रियलिटी में देखती थी डैनी केसी को, तो उसके दिमाग में जो फैंटेसीज थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती थी. बेसिकली शी वॉज डेलुलू. एज सोफीज फैब्रिकेशंस बिकेम नोन टू हर पियर्स, जब लोगों को पता चला कि ये क्या बंदी करती रहती है, शी नेविगेटेड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हर डिजायर फॉर वैलिडेशन एंड द फियर ऑफ एक्सपोजर. तो वो चाहती थी कि वो वैलिडेट हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी डिड नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड फॉर बीइंग अ फ्रॉड, कि भाई ये तो झूठ बोलती रहती है, किसी से नहीं कुछ नहीं मिली है. उसके जो इमेजिन्ड इनकाउंटर्स थे विद डैनी केसी, वो एक उसे सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देते थे और एस्केप देते थे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ हर लाइफ, इवन एज द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी ब्लर्ड. एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया. सोफीज फाइनल एनकाउंटर विद केसी मिरर्ड हर इलैबोरेट फैब्रिकेशन, ऑफरिंग अ मोमेंट ऑफ फ्लीटिंग कनेक्शन एंड वैलिडेशन बिफोर रिटर्निंग टू द फेमिलियरिटी ऑफ हर एवरीडे लाइफ. इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिड डैनी केसी एवर मीट Sophie in real life? I want you to comment down below. By the way, the answer is obviously, if you've read it, you know the answer. But Sophie basically was a very deluded person. She wanted to escape her life, much like what we'll read about in the third level. And she fantasized about Danny Casey giving her, offer for a date, basically. Yeah. Okay, let's go to the third level by Jack Finney. ये स्टोरी डेल्व करती है इनटू द थीम ऑफ एस्केपिज्म थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ चार्ली, जो एक बहुत डिसइल्यूजन 31 ईयर ओल्ड होता है, जो चाहता है कि वो एस्केप कर जाए द रियलिटीज ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि उस टाइम इट वाज अ पोस्ट वॉर वर्ल्ड जिसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, फियर और वरी था. चार्ली की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग की, एंड इट इज़ हाईलाइटेड बाय हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर एज अनदर फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म. एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था काम की वजह से, वो स्टम्बल करता है अपॉन अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेवल का मतलब फ्लोर, ठीक है, वैसे तो 2 ही फ्लोर्स थे उधर, बट वो समहाउ थर्ड पे पहुंच जाता है, जहां पे ही फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रांसपोर्टेड बैक टू द 1890s. ठीक है, इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में वो देखता है एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही अलग है उसकी दुनिया से, फिल्ड विद पीपल ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी क्लोथिंग एंड गैसलिट सराउंडिंग्स, क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं थी. ओके, चार्ली बिकेम इनैमर्ड विद दिस बाईगॉन एरा. ये तो चली गई है बात, लेकिन वो उससे बहुत सरप्राइज हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, करेंसी नोट्स अलग हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ क्योंकि मेरे पास फ्यूचर की करेंसी है. सो ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड एंड ही वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद हिज वाइफ लुइजा. वो फैंटेसाइज करता था अबाउट लिविंग इन अ टाइम अनटच्ड बाय द इम्पेंडिंग वर्ल्ड वॉर्स, जहाँ पे लाइफ सिंपल थी और इवनिंग्स लॉन्गर थे. इवनिंग्स लॉन्गर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली where you could relax more, because as you know, you work during the morning and the afternoon, and evening में after 5 p.m. you come to relax. But post World War world में economy ऐसी setup हो गई, people started working on evenings also and they could not relax any longer. However, his attempt to purchase tickets to Galesburg, Illinois using modern currency exposes him to the reality of the situation, leading to a frantic escape from security. Despite his inability to find the third level again, Charlie convince हो जाता है third level exist करता है जब वो एक letter discover करता है from his friend Sam, जो उसका एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, डेटेड 1894. तो वो हेलुसिनेट करने लगता है कि सैम पहुंच चुका है इन द थर्ड लेवल. सैम की डिसअपीयरेंस और जो कम्युनिकेशन उसे मिलती है थ्रू अ फर्स्ट डे कवर स्ट्रैम्प, वो अफर्म करता है, कंफर्म करता है चार्ली का बिलीफ इन द थर्ड लेवल्स रियलिटी. डिटर्मिन्ड टू रीयूनाइट विद सैम, चार्ली अपना क्वेस्ट को रिज्यूम करता है, ड्रिवन बाय द अल्योर ऑफ एस्केपिंग टू अ नॉस्टैल्जिक पास्ट एंड फाइंडिंग सॉलिस इन द मिस्ट्रीज ऑफ द अननोन. तो इसमें से आपको चैप्टर से इट्स वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट चार्ली wanted to escape his life, he wanted to escape the times he was living in, but this chapter is a commentary on how the world became much more stressful after the world wars and during the world wars. And that's exactly what this chapter shows, that people were trying to escape, और escapism की वजह से delusion हो गई, delusion की वजह से obviously that's a symptom of mental illness. Let's talk about The Tiger King by Kalki. ये story एक satirical commentary है on the arrogance and stubbornness of those in positions of powers, जो epitomize होता है बादम महाराजा of प्रतिबांदापुरम सर जिलांगी जंग बहादुर, which is also known as, who is also known as the Tiger King. So ये स्टोरी आपको बताती है कि at the end of the day जो लोग पावर में आते हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे चढ़ जाते हैं, they inevitably fall to the doom. From his early days as a royal infant, defying astrological predictions, to his obsession with tiger hunting, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो he became obsessed with the fact that he has to kill all 100 tigers, because जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला था बहुत ड्रामेटिकली कि भाई इसके पेरेंट्स को, टाइगर किंग के पेरेंट्स को, कि ये जो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा आपका लड़का, बहुत ही बढ़िया काबिल इंसान बनेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही विल मीट हिज फेट बाय द हैंड्स ऑफ अ टाइगर. सो ये प्रोफेसाइज किया गया था कि एक टाइगर इसे मारेगा. तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गया इस बात से. जब ये बच्चा था तभी बोलने लग गया कि नहीं, आई विल अवेंज, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. इट्स अ वेरी ड्रामेटिक थिंग, राइट? यू शुड एक्सप्लोर दिस चैप्टर इन डिटेल लेटर ऑन.
From his early days as a royal infant, defying astrological predictions to his obsession with tiger hunting, महाराजा के एक्शन क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एक मिसगाइडेड सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इनविंसिबिलिटी कि मैं तो महाराजा हूँ, मेरे से कैसे, हाउ कैन यू मेक अ प्रेडिक्शन लाइक दैट, ठीक है? टू द पॉइंट वेयर इवन एज अ चाइल्ड ही डिफाइड द ऑर्डर्स एंड द foretellings of astrologers. Despite being raised with English influences during British rule, Maharaja cling करता है to outdated customs and belief, particularly regarding tiger hunting as a symbol of prowess. His single-minded pursuit of killing 100 tigers, driven by astrological warnings, leads to absurdity and tragedy. Maharaja refuse करता है to grant a British officer's request for a staged tiger hunt, और वो demonstrate करता है उसकी inflexibility, ultimately jeopardizing his kingdom. क्योंकि फिर he has to send some rings to that person's wife, and he sends a few samples, और जब वो samples भेजता है तो उसे एक लेटर आता है, थैंक यू फॉर ऑल द रिंग्स. तो अल्टीमेटली ही पेज फॉर बीइंग सो prideful and being so blind spotted, right? Desperate to fulfill his goal, वो बहुत extreme measures पे resort करता है, including doubling land taxes and risking political unrest. ये irony of the chapter खत्म कब होती है? In the Maharaja's demise at the hands of a wooden toy tiger, जो symbolize करता है उसके पूरे ये quest की absurdity कि भाई what were you actually fighting? And at the end of the day ये पूरी tale काल्की लिखे हैं to expose the fact that no person in power is perfect and no power can stay absolute for a very long amount of time. At the end of the day, जो 100th tiger होता है, it does not kill the tiger king literally. So Tiger King tries to evade death, but at the end of the day, वो जाता है अपने बेटे के लिए एक present लेने के लिए, और he convinces the shopkeeper to basically give the वुडन टॉय टाइगर टू हिम फॉर फ्री. लेकिन उसको एक कील लग जाती है, एक सिल्वर कील लग जाती है, स्लिवर लग जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है और वो मर जाता है. एंड द फाइनल लाइन ऑफ द चैप्टर इज द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. सो इट शोज दैट दे वर ट्राइंग टू किल हिम, राइट? ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी. इस चैप्टर में तिशानी दोशी रिकाउंट करती हैं हर जर्नी टू अंटार्कटिका अबाउट द एकेडमिक शोकाल्स्की, जो एक रशियन रिसर्च शिप है. बेसिकली शी वाज ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड द स्टूडेंट्स ऑफ आइस. उसमें क्या होता है, एक 100 आवर की जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो उसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट करती है इस दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो एक टाइम पे अंटार्कटिका और इंडिया को लिंक कर दी थी, क्योंकि पहले एक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट होता था जो सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ रखता था. फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स पैदा हुए. शी एक्सप्लोर्स अंटार्कटिका सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाईलाइटिंग इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट, प्रिस्टीन एनवायरमेंट एंड क्रूशियल रोल इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च. तो वो कहती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर आवर फ्यूचर, राइट? अंटार्कटिका, जिसकी उसकी बहुत ज़्यादा वास्ट आइस वॉल्यूम है, यूनिक इकोसिस्टम है, वो हमें इनसाइट्स देता है इनटू द अर्थ्स जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, तिशानी दोशी डिस्कस करती हैं अर्जेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें ग्लोबल वार्मिंग और उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन अंटार्कटिकास आइस शीट्स, ओशन करंट्स एंड बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग. एंड इफ आइस gets affected by global warming, Antarctica is a land full of ice, then you know what's going to happen. वो also describe करती हैं her involvement in the Students on Ice program aimed at educating young people about environmental issues through first-hand experiences in Antarctica. ये chapter conclude करता है with Doshi's awe-inspiring experience of walking on the ocean surface surrounded by ice floes and sunbathing seals, emphasizing the interconnectedness of all life forms and the importance of environmental stewardship. Basically कहने का मतलब है we don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children, and it's very important कि हम इस दुनिया का ecosystem को देखें. We are dependent on other species are dependent on us. The world works in a very flawless system, और हम human actions की वजह से उस ecosystem को खराब कर रहे हैं. दोशी इन्वाइट करती हैं रीडर्स को to appreciate Antarctica's significance on a barometer of global environmental health, और देती हैं call of action for preserving our planet's delicate ecosystems. Cool. The Enemy by Pearl Hess Buck. डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक prominent Japanese surgeon और scientist हैं, वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सरल जिंदगी लीड करते हैं अपनी वाइफ हैना के साथ और उनके 2 बच्चे जापान में. सदाओ की डेडिकेशन टू हिज वर्क और उसके जो फादर के एस्पिरेशन थे फॉर हिज एजुकेशन ड्राइव हिम टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन. डिस्पाइट बीइंग ओबीडिएंट टू हिज फादर, सदाओ मैरीज हैना, whom he met in America after ensuring she is of the Japanese descent. Basically, the fact is he fell in love with Hannah while he was a student in America,
बट ही वॉन्टेड टू वेट एंड मेक श्योर दैट जो उसकी वाइफ है वो 100% जापानीज है, बिकॉज जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मैन थे. ही वैल्यूड एजुकेशन अ लॉट, बट एट द सेम टाइम ही वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ एन इंटर कल्चरल रिलेशनशिप, राइट. उनकी जो नॉर्मल सी सरल सी जिंदगी होती है वो डिसरप्ट होती है जब वो देखते हैं एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर को हु हैज़ बीन वॉश्ड अशोर नियर देयर होम. कन्फ्लिक्टेड बिटवीन देयर ड्यूटी टू देयर कंट्री एंड देयर ह्यूमैनिटी एज पीपल, एज डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी होती है टू सेव एनी लाइफ, सदाओ और हैना ग्रैपल करते हैं विद द डिसीजन टू हेल्प और हैंड ओवर द एनिमी सोल्जर टू द अथॉरिटीज. द एनिमी का मतलब यही है, जापान and America were obviously not friends, they were enemies at that time. Basically, if you know World War history, आपको पता है, and that is what the chapter basically shows कि at the end of the day, who is the enemy? Enemy कैसे हो सकता है? This chapter basically explores the fact कि at the end of the day आप still एक human being हो despite these political nationalistic differences, right? Sadao and Hannah grapple with the decision to help or hand over the enemy soldier to the authorities, despite the risk of repercussions, क्योंकि उस टाइम बहुत सेंसिटिव मैटर था. अगर किसी को पता चल गया कि भाई ये तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को रखे हुए हैं अपने घर में, दे कुड हैव फॉलन इन ट्रबल. ठीक है. दे अल्टीमेटली डिसाइड कि नहीं, हम सोल्जर को वापस हेल्दी बनाएंगे और एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें एक बुलेट जो उसके लॉज्ड होती है बैक में वो निकल जाती है. डेज गुजरते हैं, सदा और हैना स्ट्रगल करते हैं उनके कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर, क्योंकि वन साइड में वो जापानीज हैं, दे आर कंसिडरिंग द अमेरिकन एज एन एनिमी, बट ऑन द अदर साइड दे आर डॉक्टर्स हु आर ट्रेन टू सेव अदर ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर ब्लैक, वाइट और ब्राउन, राइट. एंड द सीक्रेसी सराउंडिंग देयर एक्शंस, क्योंकि दे नीडेड टू कीप दिस हिडन. जो उनके सर्वेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न हो जाते हैं, एंड दैट प्रॉम्प्ट सदाओ टू कन्फाइड इन अ जापानीज आर्मी जनरल हु ऑफर्स अ सोल्यूशन इन्वॉल्विंग असैसिन्स. तो बेसिकली ही वाज सदाओ होकी वाज अ वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी स्किल्ड सर्जन, एंड जो people of power थे, they really wanted him to stay in Japan, and that's why they did not send him to the war, because he was a very, very skilled person and he was working on a discovery which could render wounds clean. So he was a very, very skilled medical professional. तो उसको थोड़े फेवर्स मिल जाते थे. तो उसने बोला ठीक है भाई, चिल कर, आई बिलीव इन यू, मैं एक असैसिन को भेज दूंगा तेरे घर में, रात को आके वो उस इंसान को मार देगा और तेरे को कोई ट्रबल नहीं मिलेगा. ठीक है. हाउएवर ये प्लान फॉल थ्रू कर जाता है, इट फेल्स, एंड सदाओ टेक्स मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स, हेल्पिंग द सोल्जर एस्केप टू सेफ्टी. खाना दे देता है, बोलता है उसके सामने वाले लैंड में चला जा, वेट फॉर अ कोरियन शिप और फिर भाग जाइयो भाई. ठीक है. ट्विस्ट ऑफ फेट में जनरल की फॉरगेटफुलनेस स्पेयर्स सदाओ फ्रॉम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी एंड मोरालिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर, क्योंकि जनरल भूल जाता है अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है. Sadao reflects on his encounters with Americans and his reluctance to kill the soldier, and that underscores the human cost of conflict and the universal desire for compassion and understanding even amidst enmity. Cool. Let's talk about On the Face of It by Susan Hill. ये स्टोरी बिगिन करती है डेरी, जो एक 14-year-old बॉय है जिसका आधा फेस जला हुआ है, और वो सीक करता है सोलेस, बेसिकली अ refuge from his everyday troubles, एक safe spot in Mr. Lamb's garden to escape the ridicule and fear he faces due to his disfigurement. Mr. Lamb जो garden के ओनर हैं, वो डेरी को warmly welcome करते हैं और वो कहते हैं भाई don't leave, I'm not going to hurt you, I'm not going to judge you. Despite Derry's initial reluctance to engage in conversation, Mr. Lamb's gentle demeanor prompts them to discuss their respective challenges and perspectives on life. तो हमारे जो Mr. Lamb है उनकी एक leg नहीं होती, he has a 10 leg replacement leg, और जो Derry है उसका आधा face जला हुआ है. So they're united in disability. They are separated in terms of their age. Derry is a very young boy, but our dear Mr. Lamb is old, his disability is very physical, his disability is looks wise but also physical. So ये उन्हें फिर भी unite कर देता है. Mr. Lamb शेयर करते हैं अपना बिलीफ कि सारी चीज़ें ब्यूटीफुल होती हैं, and he uses his wheat garden as a metaphor for finding positivity and adversity. He encourages Derry to shift his focus on बाकी लोगों की perception to एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. बाकी लोग बाहर में जाएं यार, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जियो, एक्सपीरियंस करो, एक ही जिंदगी है. डिस्पाइट डेरीज डाउट्स, मिस्टर लैम्ब के जो वर्ड्स हैं वो रेजोनेट करते हैं, ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ होप अमिडस्ट हिज स्ट्रगल्स. उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन में मिस्टर लैम्ब बहुत ज़्यादा विजडम देते हैं डेरी को कि भाई तू अपनी स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस कर, अपने लिमिटेशंस को ओवरकम कर. वो बताता है कि भाई जो बाहर के बच्चे हैं वो मुझे भी एक स्लर बताते हैं, मुझे बोलते हैं आई एम लेमी लैम, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में ये सोचती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम माई ओन पर्सन, मेरी एक ही जिंदगी है, मैं दूसरे लोगों की सोच में ट्रैप नहीं रह सकता. ठीक है. डेरी के डाउट्स और इनसिक्योरिटीज होते हैं, वो बताता है कि लोग उसे कहते हैं इट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, उसकी मदर भी उसे हेजिटेट करती हैं उसे किस देने में, सो ही फील्स वेरी अलोन. डिस्पाइट डेरीज डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज, मिस्टर लैम्ब remains steadfast in his belief कि डेरी के पास पावर है to shape his own destiny.
डेरी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और देखता है कि जो इसका कंडीशन है इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है उन रिलेशनशिप्स, और मिस्टर लैम उसे रीअश्योरेंस और इंकरेजमेंट देते हैं कि भाई तू अपने डर को फेस कर, सीज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। डिस्पाइट डेरीज इनिशियल डिपार्चर, वो चला जाता है, भाग जाता है उधर से, यू नो ही गेट्स पिस्ड ऑफ कि भाई नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऐसे तरीके से जी रहे हो वेर यू आर इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन योर सेल्फ, और कोई पर्सन आके तुम्हें बोल दे तू गलत कर रहा है खुद के साथ, तो आप उससे ऑब्वियसली बॉदर होगी इवन इफ दैट पर्सन इज राइट, ठीक है। तो वो कहता है नहीं ठीक है, वो वापस जाता है अपनी मदर के पास, उसकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं नहीं ये आदमी बहुत ख़राब है, डोंट गो बैक टू हिम, तो वो उधर से भी भाग जाता है एंड हिज मदर इज अल्टीमेटली मीन टू हिम, ठीक है। वो वापस आता है मिस्टर लैम के गार्डन में वे ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, क्योंकि मिस्टर लैम गिरे हुए होते हैं, ठीक है, और वो देखता है कि मिस्टर लैम शायद मर गए हैं एंड ही बिकम्स वेरी इमोशनल। So a very sad chapter, right? Okay, Memories of Childhood Part 1, Cutting Off My Long Hair by Zitkala Sa. जो नरेटर हैं Zitkala Sa, वो रिकाउंट करती हैं उनका ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस एट द कार्लिजी इंडियन स्कूल वेयर शी एंड्योर्ड कल्चरल ऑपरेशन एंड फोर्स्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो कार्लिजाइल इंडियन स्कूल में बेसिकली क्या हो रहा था, इंडियन स्कूल का मतलब शी वॉज ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड द अमेरिकन इंडियंस और द नेटिव अमेरिकन्स विच वर पीपल जो अमेरिका में बहुत टाइम से रह रहे थे बिफोर द ओवरटेकिंग ऑफ अमेरिका हैपेंड व्हेन द वाइट्स केम, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड ऑल दैट, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइट लोग हैं जो अपने आप को ट्रू अमेरिकन समझते हैं वो इनके ऊपर अपना कल्चर थोपते थे, मच लाइक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर उनका कल्चर थोपते थे, उनके सिस्टम्स, उनके हेयर कट्स, उनके बिलीफ्स, राइट। एक कोल्ड और स्नोई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सेट्स द स्टेज फॉर हर फीलिंग्स ऑफ फियर एंड डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वो बहुत अनफेमिलियर सराउंडिंग्स और कस्टम्स को नेविगेट करती है। शी यूज्ड टू लिव विद हर मदर इन अ ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन वे, बट नाउ शी इज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल वेयर शी इज अलोन। एक क्लैमर होता है बेल का विच सिग्नल्स की ब्रेकफास्ट लग चुका है, बहुत लाउड नॉइजेज आती हैं, शूज़ क्लैंगल करते हैं, एंड द कंटिन्यूस मर्मरिंग इन इंग्लिश, एक लैंग्वेज जो वो खुद नहीं समझ पाती, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू अर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एलियनेशन। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश इज द वाइट मैन्स लैंग्वेज, ठीक है, इट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द अमेरिकन्स। सो अ पर्सन जो नेटिव है, जो अपनी भाषा बोलता है, वो एक ऐसे स्कूल में चला गया जहाँ पे सब वाइट है, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, शी डजंट फील कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एट ऑल। जिटकला सा ऑब्जर्व करती हैं अमेरिकन इंडियन गर्ल्स को जो डाइनिंग रूम एंटर कर रही है ना वेरी डिसिप्लिन मैनर, टाइट फिटेड ड्रेस पहन रही हैं और स्टिफ शूज पहन रही हैं, वेयर एज द बॉयज आर एंटरिंग फ्रॉम अनदर डोर। वो अनकंफर्टेबल फील करती है विद द स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड एंड द रेजिमेंटेड बिहेवियर एनफोर्स्ड एट द स्कूल। शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द ड्रेस कोड, शी डजंट वांट टू वेयर टाइट क्लोथ्स, शी बिलीव्स इन हर ओन नेटिव फ्री फ्लोइंग क्लोथ्स, बट दैट्स नॉट बीइंग गिवन टू हर। वो देखती है when she unwittingly violates the dining rules by sitting while others stand, you know, because she's new and she doesn't understand it, she still violates it. She experiences embarrassment and scrutiny from the pale faced woman. मतलब एक white woman उसे बहुत judgingly देखती है, a symbol of the oppressive authority of the school, because ये दिखाता है कि the white people are only trying to convert these Native Americans, not trying to help them live a better life. The threat of having her long hair cut, a symbol of her cultural identity and heritage, उसका एक curled hair होता है basically जैसा मेरा है, and you know that in certain populations curly hair is actually very prevalent whereas in others it's not, looms as rumors circulate among the students. Zitkala Sa की एक defiant spirit पैदा होती है और वो evident होती है as she resolves to resist the school's attempts to erase her cultural identity, even as her friend Judwin advises her to surrender. उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जूडविन, कहती है भाई छोड़ ना, क्या लगी हुई है इन चीज़ों में, सरेंडर कर दे, नहीं बच सकता तेरा कल्चर। लेकिन वो कहती है नहीं, आई विल नॉट कट माई हेयर विल नॉट बी कट अपार्ट बिकॉज दैट्स अ सिंबल ऑफ कावर्डिस। बेसिकली उसके कल्चर में जो भी काटता था इट वॉज आइदर बिकॉज दे लॉस्ट इन वॉर, देर अ कावर्ड, और बिकॉज समबडी डाइड, विच इज एक्सट्रीमली सैड, राइट। या Despite her attempts to escape punishment by hiding, तो वो हाइड कर लेती है, she is ultimately dragged out, tied to a chair and forcibly subjected to having her hair cut against her will. Humiliation, despair जो जिटकला सा फील करती है ड्यूरिंग दिस ऑर्डियल आर पैल्पेबल, क्योंकि वो क्राई करती है अपनी मदर के लिए एंड शी लैमेंट्स द लॉस ऑफ हर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, लेकिन ऑब्वियसली हर मदर इज लिविंग अवे एंड शी इज एट अ बोर्डिंग स्कूल सो शी कांट कम. Through this narrative, this highlights the psychological and emotional toll of cultural assimilation and the oppressive regime imposed by the school authorities. She emphasizes her status as a minority within a mainstream community, underscoring the systemic oppression faced by Native American children in boarding schools. So this basically shows कि कैसे internal colonialization भी कैसे होती है, colonialism कैसे पैदा होता है. Cool. Memories of Childhood Part 2, We Too Are Human Beings by Bama. ये एक्सेप्ट है फ्रॉम बामा's biography करुक्कू, जो प्रोवाइड करता है हमें इंसाइट इनटू द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटीज जो प्रेवलेंट है इन इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बामा's एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप इन अ दलित कम्युनिटी. सो ये कास्टिज्म के बारे में चैप्टर है.
Bama के observation during her walk home from school illustrate the vibrant street life in a village. वहाँ पे काफ़ी वेरियस वेंडर्स होते हैं, टेम्पल होता है, परफॉर्मर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक पूरे लैंडस्केप को शेप करती हैं. वो बच्ची होती है, शी लाइक्स वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल बिकॉज शी थिंक्स ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है. ओके लेकिन वो एक देखती है एल्डरली मैन कैरिंग अ पार्सल इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक थ्रेड लगा के वो वड़ाई कैरी कर रहा होता है. एंड इट शेड्स लाइट ऑन द डीपली इंग्रेन्ड कास्ट प्रेजुडिसेस एंड पावर डायनामिक्स विद इन द कम्युनिटी. वो तो बच्ची है, उसको लगता है कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे पेक्यूलियर वे में वो लेके जा रहा है, यूनिक वे में लेके जा रहा है. लेकिन वो अपने ब्रदर को बताती है, अन्नन को, जो बहुत स्मार्ट बंदा होता है. वो बोलता है नहीं, इसका असली रीज़न मैं तुझे बताता हूँ बमा. अन्नन एक्सप्लेनेशन एक्सपोज करती है बमा टू द हार्श रियलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम वेयर दलित्स लाइक देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड ट्रीटेड एज इन्फीरियर बाय हायर कास्ट इंडिविजुअल्स. ये बेसिकली कहते हैं कि हाँ, अगर तुमने हमारे खाने को टच कर लिया तो खाना इम्प्योर हो जाएगा, विच इज़ सैड. उसकी एडवाइस होती है टू फोकस ऑन एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड दैट रेजोनेट्स डीपली विद बमा हु टेक्स हिज वर्ड्स टू हार्ट एंड कमिट्स हरसेल्फ टू एकेडमिक एक्सीलेंस. उसे कहता है भाई देख, हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे विलेज में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, तू पढ़, लोग तेरे पास तभी आएंगे, बिकम समथिंग, बिकॉज एम्बिशन and achievement, it basically eliminates all other problems socially, right? By excelling in her studies, Bama not only achieves personal success, लेकिन वो societal norms को भी challenge करती है कि एक दलित वुमन, अ लोअर कास्ट गर्ल हैज स्टूड एट द टॉप ऑफ अ क्लास, और अब जो हायर कास्ट सो कॉल्ड लोग हैं वो उसके साथ आके जुड़ रहे हैं, दे वांट टू बिकम अ फ्रेंड्स. ये एक्सेप्ट हाईलाइट करता है रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बमा एंड अ फैमिली इन द फेस ऑफ सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन इन ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स. सो दिस शोज अस कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू स्ट्राइव फॉर इट एंड वी डोंट नीड टू बैक डाउन टू सोसाइटल कस्टम्स. ओके, नाउ लेट्स लुक एट पोएट्री. ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच. कूल. ऑन जेनिफर के टाइगर्स फिक्टिशियस हैं और स्क्रीन पे हैं, दे आर नॉट रियल. वो ब्राइटली कलर्ड हैं जो ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं. दे आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज एंड ग्रेस, क्योंकि उनकी जो वॉक है, जो पेसिंग है, वो बहुत एलिगेंट है. ऑन जेनिफर बेसिकली ऑप्रेस्ड हैं उनके हस्बैंड के कंट्रोल ओवर हर, उसकी वजह से. शी इज एंट्रैप्ड बाय हर मैरिज टू अ डोमिनेंट मैन एंड शी फील्स बर्डन्ड बाय द डिमांड्स ऑफ अ मैरिड लाइफ. लिखा होता है ना उसमें, एक देयर इज अ लाइन इन द पोएम व्हिच सेज कि जो उनकी रिंग है वो बहुत ज़्यादा वेटेड है, विच शोज की जो उनकी एंगेजमेंट है, मैरिज है, वो उन पर दबाव डालती है. So she dreams about, she knits tigers which represent her desire for life, क्योंकि वो तो डरी हुई हैं और बहुत सबमिसिव हैं, बट उनकी क्रिएशन है, उनका आर्ट है ये टाइगर्स, जो उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, विच सिग्निफाइज कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहती हैं, अनअफ्रेड, ब्राइट, वेरी वेरी पावरफुल. Aunt Jennifer's will remain caught in the ordeals of a marriage till her death. लेकिन ये जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं वो चलते रहेंगे, proud and unafraid. Aunt Jennifer strikingly different थी from these tigers because she was docile, timid, shy and reserved. However, she still wanted to be proud, fearless and free in her life. So she chose the figure of the tigers for her panel, क्योंकि टाइगर्स symbolize करते हैं strength and power. आपको पता है माता रानी भी टाइगर पे चलती हैं. She tries to rebel against the patriarchal society through creative expression and art. ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो. ऑल्सो पोएट्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रैंड अकैड का एक जो पोएट्री सेक्शन वीडियो है उसको जाओ, सर्च ग्रैंड अकैड ऑन जेनिफर्स टाइगर्स ऑन यूट्यूब, और एंड में जाके पोएट्रिक डिवाइसेस देख लो अगर टाइम है, ठीक है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे. देयर इज अ पोएम कॉल्ड मदर एट 66 बाय कमला दास. जो पोएटेस कमला दास हैं वो ड्राइव कर रही होती हैं फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द कोचीन एयरपोर्ट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग. इन द कार हर मदर सैट नेक्स्ट टू हर, साइड में बैठी होती हैं. उन्होंने अपनी मदर को एक क्विक ग्लांस दी. उन्होंने डिस्कवर करा कि उनकी मदर सो चुकी हैं विद हर माउथ ओपन, और जो उनकी स्किन है वो एक इतनी वाइट हो चुकी थी जैसे एक कॉप्स की होती है, अ डेड पर्सन. पोएट पेनफुली रियलाइज करती हैं कि जो उनकी मदर हैं वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगी हेल्दली, और ये उन्हें अपसेट करती है. Soon she tries to distract herself by staring out the car window. She saw the young trees rushing by. Rushing by मतलब trees तो चल नहीं सकते, बट कार ऐसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि trees भाग रहे हैं. और वो ऑब्जर्व करती हैं happy children as they emerge from their homes like peas. This was in striking contrast to the mother's inactive and monotonous life. वो old हैं, बच्चे young हैं, उनमें there's a desire for better life, but she is fading away sadly. Yeah, this is a depressing poem for Kamla Das. Kamla Das is actually one of the best writers in Indian English writing, and you guys should read her. Yeah. ये पेनफुल थॉट ऑफ डेथ मोमेंटरीली फेड हो जाती है एज शी एक्सपीरियंसेस लाइफ एंड वाइटैलिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो एक बेसिकली कंट्रास्ट बैठ जाता है. आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक शी लुक्स एट हर मदर्स डल एंड कलरलेस फेस. उनका एक चाइल्डहुड फियर था ऑफ लूजिंग हर मदर, और वो रिटर्न कर जाता है क्योंकि वो अब जा रही हैं एंड शी डजंट नो इफ शी विल सी हर अगेन. द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, क्योंकि उन्होंने अपनी शाइनिंग स्किन खो दी है और स्ट्रेंथ खो दी है. द पोएट emphasizes the colorless, lifeless and inactive life of her mother. To hide her feelings, she says, "See you soon, Amma." These words signify parting on a positive note, but she plasters a fake smile to comfort herself as well as her mother.
एंड सी यू सून अम्मा का डिप्रेसिंग मतलब है, मतलब शी इज़ ट्राइंग टू बी पॉजिटिव बट एट द सेम टाइम she is fearing the fact that she may not see her mother again. And इस पोम में रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप देख लेना वीडियो और एंड में पोएटिक डिवाइसेस देख लेना. कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा. काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव परफेक्ट साइलेंस. और साइलेंस को वो प्रोपगेट करते हैं विच विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस. बेसिकली लोग कह रहे हैं जिंदगी बहुत फास्ट है, लोग बैठ के सोचते नहीं है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं. अ लॉन्ग साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ men as they could analyze their wrongs and follies, and this could create mutual understanding, solidarity and brotherhood. Pablo Neruda रेफर कर रहे हैं to the sadness of never understanding ourselves and nature and threatening ourselves with death and destruction. कि तुम अपने एक्शंस को कभी सोचते नहीं हो उसके बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, बस लगे रहते हो जिंदगी के मोमेंटम में, कभी रुक के सोचते नहीं कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो कहते हैं रुक भाई, काउंट टू 12, सिट इन साइलेंस. एक दुनिया में एक ऐसा बहुत ज़्यादा पीसफुल सा मोमेंट पैदा होगा, एलिक्सर पैदा होगा, जिसकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे ऑफ पीस. ओके. Moments of silence would be exotic. Green wars imply wars with the environment. कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे in a sense जब आप AC भी चलाते हो तब भी आप एक green war लड़ रहे हो. Wars with gas cause environmental pollution, और wars with fire मतलब nuclear wars. तो green wars and wars with fire, which are red wars, basically symbolize करते हैं the wars we fight as human beings in our daily life. ये वॉर्स प्रोवाइड करते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. अगर तुम इन्वायरमेंट के साथ जीत भी गए, इन्वायरमेंट के सामने, तबाह तो तुम ही होगे, बिकॉज वी हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंट के बिना ह्यूमंस कांट लिव. ओके. सो द वॉर्मोंगर्स शुड वॉक टुगेदर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड इन लव, कि भाई ये सब छोड़, प्यार कर. हाउएवर ये साइलेंस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद इनएक्टिविटी, दैट इज डेथ. वो कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद इनएक्टिविटी, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. साइलेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम एक्टिविटी छोड़ दो, मेरा बस मतलब है अपने एक्शंस के बारे में सोचो. ठीक है, वाइटैलिटी को जिंदा रखो. हाउएवर ये साइलेंस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, दैट इज डेथ. इवन अर्थ दैट सीम्स टू बी स्टिल इज वेरी मच अलाइव अंडरनीथ. कि जब आपको पता है विंटर टाइम में जब एनिमल्स हाइबरनेट करने शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है वो सब मर गए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे कम बैक एंड spring happens and flowers start blooming, animals start coming again, right? Even the earth seems to be still but is very much alive underneath. Human beings earth से learn कर सकते हैं to be still and grow at our own pace. Basically लोग कह रहे हैं यार क्या हबड़ तबड़ लगा रखा है, जैसे तुम अभी हबड़ तबड़ में लगे हुए हो, शायद तुम एक रात पहले ये पढ़ रहे हो. So yeah, there's that. इतनी रश में चीज़ें मत करा करो, प्लान योर स्टडीज, पहले पढ़ लिया करो गाइस. ठीक है. लास्ट 2 minutes ऑफ ग्रैंड कैट्स पोएट्री वीडियोज फॉर ऑल द पोएटिक डिवाइसेज दैट शो अप ऑन एग्जाम्स. कूल. अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स. ब्यूटीफुल चीज़ें एक सोर्स हैं एक्सटर्नल जॉय का, वो हमें देती हैं मेंटल पीस, होप एंड कंटेंटमेंट. तो नेचर इज बेसिकली समथिंग दैट हेल्प्स अस लिव अ मोर ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ. एक ब्यूटीफुल चीज़ कभी भी खत्म नहीं होती, फॉर इट लीव्स एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एंड हेंस इज एज्ड इनटू परमानेंस. तो ब्यूटी एक इमॉर्टल चीज़ है, वो हमें शेल्टर करती है फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ बाय बिकमिंग अ बावर फॉर अस. एक शेल्टर देती है हमें. ह्यूमंस ऑब्वियसली सफ़र करते हैं फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और वो सैड हो जाते हैं, उनके अंदर कोई नोबल क्वालिटीज़ नहीं होती और उसकी वजह से वो अनहेल्दी और ईविल वेज अडॉप्ट कर लेते हैं जो उन्हें सफरिंग देती है. ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड मेक लाइफ अ सैड एक्सपीरियंस. डिस्पाइट दिस, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो पॉल ऑफ सैडनेस को रिमूव कर देती हैं फ्रॉम आवर लाइव्स और हमारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करती हैं. ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बूम फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बूम फॉर ह्यूमन बींग्स. द सन, द मून, द ट्रीज, द डैफोडिल्स, सिंपल शीप, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, फर्न्स, मस्क, रोज एक्सेट्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो. Provide us peace and happiness. In addition to these lovely objects of nature, there are also poems and plays to make life meaningful. In the glorious achievements of mighty heroes and magnificent rewards by God on the day of judgment for those mighty men, lovely tales of olden days are endless sources of everlasting joy. तो वो कह रहे हैं कि हाँ इतने सारे नेचर में चीज़ें हैं, but obviously tales of mighty people, who have lived before us, who have achieved great things, that's also something which nature has given us to make us feel inspired. आपको पता है, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होगे, आपको वही इफेक्ट आता होगा. ठीक है. The poet feels that nothing can surpass the beauty of nature. They are an elixir of life. They are like an endless fountain that pours an immortal drink from heaven into our hearts, and so beauty is a gift of God that gives joy forever. तो वो कह रहे हैं कि हमें हेवन से मिलती हैं ये चीज़ें, हेवन से ब्यूटी दी जाती है ताकि हम एक बेटर जिंदगी जी पाएं, and that is why all these things are very very important. Nature is very very important. Again इन क्वेश्चंस को देख लेना और पोएट्री वीडियोज़ के एंड में पोएटिक डिवाइसेस को एग्जामिन कर लेना.
रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोर्ट्रे करता है द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ, कि आप रूरल, आपको पता होगा द डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन, थ्रू द लेंस ऑफ अ फार्मर जो एक स्मॉल रोड साइड स्टैंड को ऑपरेट करता है या करती है. द पोम डिस्क्राइब्स एक मॉडेस्ट स्ट्रक्चर, एक लिटिल ओल्ड हाउस विद अ न्यू शेड जो एक एज ऑफ अ रोड पे होता है जहाँ पे ट्रैफिक आता रहता है. इट्स लाइक अ रोड साइड स्टैंड, वही तो मतलब है इस पोम का. द स्टैंड while not directly asking for charity relies on the flow of money from passing motorists to sustain itself. वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन है जो पैसे नहीं देती, बट सिंस ये सिटी के बाहर है, जो लोग सिटी से विलेज में आ रहे हैं या कहीं और इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, ये इन बाई पासेस को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, पैसे बनाने की कोशिश करता है. लेकिन ट्रैफिक इतनी जल्दी में होता है, उसको रीच करना होता है. इट शोज नो रिगार्ड फॉर द स्टैंड एंड इट्स ऑफरिंग्स. फ्रॉस्ट हाईलाइट्स द इनडिफरेंस ऑफ सिटी dwellers towards rural communities as evidenced by their reluctance to stop and support the local economy. Farmer lament करता है the intrusion of the city's influence on their simple way of life, symbolized by the artless paint of roadside stands advertising wild berries and squash. So basically यही बता रहा है कि जो सिटी वाले हैं, they don't care about us, they don't care about the rural communities, they don't want to support the local economy. ठीक है. और सिटी इन्फ्लुएंस इतना खराब हो गया दैट नोबडी वांट्स फ्रेश प्रोड्यूस एनी मोर. आपको पता होगा जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आज सिटीज़ में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं. दे आर रिडल्ड विद it's just very sad. They have so many bad things about them, full of chemicals, full of fertilizers. Yeah, it's not organic anymore, which is sad. Despite the farmer's efforts to make a living, एक underlying sense of resignation और sorrow है कि वो थक चुका है, उसकी कोई सेल्स नहीं हो रही हैं. ये स्टैंड रिप्रेजेंट करता है एक प्ली कि भाई प्लीज फाइनेंशियल सपोर्ट दो मुझे. आई वांट टू ब्रिज द गैप बिटवीन माय रूरल एंड अर्बन लाइफ. अर्बन लाइफ इज रिच, रूरल लाइफ इज पुअर, एंड दिस इज सिचुएटेड राइट इन द मिडल, राइट? सो दैट सिग्निफाइज लिटरली एंड मेटाफोरिकली अ ब्रिज. The farmer longs for the promises of prosperity and progresses often associated with city living which seem to be out of reach in the rural setting. आपको पता होगा रूरल सेटिंग, आपको पता होगा कि सिटी लाइफ में एक ग्लैमराइज्ड इमेज दी जाती है कि भाई नहीं पैसे चेस करो. मूवीज़ में दिखाया जाता है सिटीज़ में, न्यूयॉर्क स्पेशली द हब ऑफ फाइनेंस, राइट? ये पोम डेल्व करता है इनटू द थीम्स ऑफ लॉन्गिंग, डिसअपॉइंटमेंट एंड द डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एग्जिस्टेंस. ये रिफ्लेक्ट करता है चैलेंजेस फेस्ड बाय दोज लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू अटेन द कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस एंजॉयड बाय सिटी dwellers. Frost's portrayal of the farmer's plight evokes sympathy and prompts reflection on the unequal distribution of wealth and opportunities in society, which is the basic theme of this poem. This is certainly not enough to make sure that you get a good score. This is meant for a last revision type effort, but I want you to actually, if you have time and if you have the resources, download our application, sign up for Grand Acad's Pro Max English course, जिसमें 7-8 घंटे के अंदर अंदर you'll be provided with everything you need. 7-8 घंटे के अंदर अंदर you'll be through with your syllabus completely. सुनो, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम्हारे क्लास 12 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में फुल आएंगे राइटिंग सेक्शन में, ये मेरी गारंटी है. सो स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डोंट स्किप अ पार्ट. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन इंग्लिश ऑनर्स, सो लेट मी टीच यू. पूरा राइटिंग सेक्शन इसमें कवर करने वाले हैं. अगर आप क्लास 12 इंग्लिश के फ्री नोट्स चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, और यू कैन जस्ट डाउनलोड आवर ऐप कॉल्ड ग्रैंड अकेडमी यूवीटी एग्जाम प्रेप ऐप ऑन द प्ले स्टोर. Let's jump straight into it with our first section of the day. It's called article writing. Article writing का फॉर्मेट क्या होता है? आप एक हेडिंग देते हो और यहाँ पे बाई लाइन देते हो. बाई लाइन का क्या मतलब होता है? आपको एक एग्जाम में लिखा आएगा यू हैव टू राइट एन आर्टिकल अबाउट डोनट्स एंड योर नेम इज डंकिन. तो आप लिखोगे एन आर्टिकल अबाउट डोनट्स, वो आपकी हेडलाइन हो सकती है, आपकी हेडिंग हो सकती है. उसके बाद आप लिखोगे बाय डंकिन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ऋत्विक राइटिंग अबाउट ग्रैंड अकेड, माई आर्टिकल हेडिंग कैन बी ग्रैंड अकेड्स एक्सक्लूसिव बेस्ट इंग्लिश रिसोर्सेज, और बाई लाइन हो सकती है बाय ऋत्विक खन्ना. ठीक है. बॉडी आ जाती है यहां पे. बॉडी क्या होता है? बॉडी इज लाइक एवरीथिंग हेडिंग के बावजूद जो आपके आर्टिकल में आती है. आर्टिकल आपको हमेशा 3 पैराग्राफ्स में लिखने हैं. ठीक है. 3 पैराग्राफ्स कौन से होते हैं यहां पे? पैराग्राफ 1 होता है इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 2 होता है बॉडी, ठीक है, पैराग्राफ 3 होता है कंक्लूजन. अब कोई भी आपको आर्टिकल आ जाए ना, रिमेंबर टू ऑलवेज राइट इन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखा आता है एक क्वेश्चन अबाउट WWE, तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे WWE, which stands for World Wrestling Entertainment, is an organization that scripts events, that creates pay-per-view events around wrestling. तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है. सो इंट्रोडक्शन में ऑलवेज राइट अबाउट द बेसिक डिटेल्स. बेसिक डिटेल्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने आपके लिए आउटलाइन करे हैं. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. ओके. WWE क्या है? रेसलिंग फेडरेशन है. वेयर, बेस्ड प्राइमरीली इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन वो ग्लोबल है. व्हेन मतलब इट एयर्स एवरी थर्सडे एंड एवरी फ्राइडे. यू कैन हाइपोथेटिकली
वी डू दैट. वाई? बिकॉज राइटिंग, बिकॉज दे वॉन्ट टू बिलीव कि रेसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो एंटरटेनिंग होनी चाहिए. हाउ इट हैपन्स, बेसिकली अगर हम WWE की बात कर रहे हैं तो इट हैपन्स थ्रू द फॉर्मेट ऑफ टेलीविजन. बॉडी में आप इन्हीं डिटेल्स को लेके एक्सपैंड करके एक डिटेल्ड मैनर में बताते हो व्हाट द टॉपिक इज अबाउट. अगर मैं लिख रहा हूं अबाउट WWE स्पेशलिटीज, मेरी हेडिंग वो हो जाएगी, ठीक है. उसके अंदर मैं लिख सकता हूं अपनी बॉडी में WWE स्पेशलिटीज आर नंबर 1 इंटरनेशनल अपील, नंबर 2 रेसलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ग्रेट खली एंड जॉन सीना. कंक्लूजन में आपको बेसिकली ये लिखना है व्हाट योर आर्टिकल वाज अबाउट. आपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी में लिखा है उसको एक नीट फैशन में आपको 1 से 3 लाइनों में कंक्लूड करना है. रिमेंबर कि आपको कंक्लूजन में कुछ भी नया ऐड नहीं करना है. इट ओनली हैज टू बी अ समरी ऑफ द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. ये बिल्कुल 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 अगर आपको ऑप्शन में आता है, डू नॉट अटेम्प्ट दिस बिकॉज इसमें मार्क्स कटने के बहुत चांसेस हैं. आई वुड से स्किप इट इफ यू गेट द ऑप्शन 2, बट अदरवाइज लिखने के तौर पे जस्ट रिमेंबर दीज बेसिक डिटेल्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. रिमेंबर कि इसकी हेडिंग आपको बनानी पड़ती है. रिमेंबर कि बाय लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऑथर का नाम यहां पे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल बाय रिड्जी. एंड ऑलवेज रिमेंबर जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. कूल. नाउ लेट्स गो इनटू द ट्रिकियर पोर्शन ऑफ इन्विटेशन एंड रिप्लाईज. नाउ इसमें बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है. इन्विटेशन के अंदर आपका क्या आता है? इन्विटेशन के अंदर आपके आते हैं फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है. सो लेट्स लुक एट दैट. फॉर्मल इन्विटेशन का हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं. मिस्टर पैट्रिक स्मिथ कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आ जाता है ऊपर. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अबाउट ग्रैमीज. सो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्रैमीज को वो ऊपर आ जाएगा. और हर चीज में, हर फॉर्मल इन्विटेशन में जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लाइन, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू. इसको रट्टा मार लो, एग्जाम में लिख के आओगे, जो एग्जामिनर है वो बोलेंगी वाह क्या बंदा है, ठीक है. एनुअल ग्रैंड कैट फेस्टिवल होस्टेड बाय. तो जो इवेंट है, ठीक है, आपको हर फॉर्मल इन्विटेशन में किसी ना किसी को तो किसी इवेंट के लिए इनवाइट करना है. ऐसा तो नहीं है कि आपने बस 1-on-1 डेट के लिए किसी के लिए आपने एक कार्ड बना दिया, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड, ठीक है. तो कभी भी ऐसी चीज नहीं है. जब आप इन्विटेशन दे रहे हो इसका मतलब ये है कि यू आर इन्वाइटिंग समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू समथिंग विच इज मेंट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. सो इन्विटेशंस आर ऑलवेज अबाउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और आपको उनको वैसे यूनिफॉर्मली लिखना होगा ताकि जो एक कार्ड है वो 500-600 लोग पढ़ के उनको सेम मैसेज आए. सो रिमेंबर फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज जो आपको एग्जाम में दी हुई है. अगर आपको नाम दिया हुआ है तो लिख दो, नाम नहीं दिया हुआ तो XYZ कर दो. XYZ कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू. और जो इन्विटेशन का इवेंट है, एनुअल ग्रैंड कैट फेस्टिवल हो सकता है, ग्रैमीज हो सकते हैं, स्कूल एनुअल डे हो सकता है, अवार्ड होस्टिंग शो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. होस्टेड बाय लिख देना, उसके बाद आप लिख देना कोई भी. दीज डिटेल्स डोंट मैटर, बट हमने ये बस डेकोरेटिवली डालने के लिए लिख दिए हैं. सिल विथ विल स्मिथ है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन. तो आप चीफ गेस्ट भी लिख सकते हो. मिस्टर पैट्रिक स्मिथ कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द एनुअल ग्रैंड कैट फेस्टिवल इन विच द चीफ गेस्ट इज, और यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अमिता कुमार, वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनिस्ट. उसके बाद ऑन लिखते हो सेंटर अलाइन करके, और फिर आप डेट लिखते हो. और डेट हमेशा ऐसे मत लिख देना 5/09/2024, नहीं, ऐसे लिखो मंडे 5th April 2021. उसके बाद आप टाइम लिखोगे at 5 PM एट या इन ग्रैंड कैट हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, ठीक है. तो ये वेन्यू हो जाती है. बेसिकली फॉर्मल इन्विटेशन आपको एक बॉक्स में लिखनी होती है और इसमें बेसिक क्या क्या होता है. एक तो होता है कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू, जो ऑर्गेनाइजर से आप रिलेट करते हो. उसके बाद आप लिखते हो कि ये किस चीज के लिए इन्विटेशन है. उसके बाद आप लिखोगे टाइम एंड डेट, और उसके बाद आप वेन्यू लिखोगे. वेन्यू के बाद ये सब तो आपने सेंटर में लिख दिया बॉक्स के. अब आपको लेफ्ट अलाइन करना है. लेफ्ट अलाइन करके आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसके डालोगे, जो इंसान ये सब कोऑर्डिनेट करा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ग्रैंड कैट की पार्टी होस्ट कर रहा हूं तो आप मुझे ही कॉल करोगे, आपने मेरे से पढ़ा है ना. किसी आप मुकेश अंबानी को तो कॉल नहीं करोगे. तो ऑलवेज रिमेंबर कि RSVP विल बी समवन हु इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजर, एंड द ऑर्गेनाइजर इज मिस्टर पैट्रिक स्मिथ फ्रॉम ग्रैंड कैट, ठीक है. तो आप इसी को कॉपी करके यहां पे लिख सकते हो RSVP. RSVP एक और कीवर्ड है, तो इसमें दो चीजें याद रखो, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू एंड RSVP पैट्रिक स्मिथ. और यहां पे कोई भी एड्रेस बना के और फोन नंबर को ब्लैंक आउट करके you will score brilliant marks. Okay, now let's look at formal replies. Formal replies 2 types के होते हैं. एक तो होता है कि आपका एक बेसिक एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भाई तुमने बुलाया है तो मैं आ जाऊंगा, है ना.
और एक दूसरी चीज़ होती है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत लोग आजकल यही करते हैं, देर लाइक ना मेरे पास टाइम नहीं है, बट आई वुड से अगर ग्रैंड अकेड आपको किसी इवेंट के लिए कभी भी बुलाता है प्लीज़ आ जाना, ठीक है। तो ये ऐप देख लो, दिस इज़ अनदर फॉर्मल इन्विटेशन दैट वी हैव ड्राफ्टेड। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रैंड अकेड इंस्टीट्यूट सोलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये भी एक कीवर्ड है, की लाइन है, आप याद कर सकते हो। ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ द एनुअल सेमिनार ऑफ ग्रैंड अकेड ऑन मंडे 5th of April 2021 5 PM। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आ गया, ठीक है, डेट वेन्यू सब कुछ आ गया। डॉक्टर खान प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर एंड स्कॉलर विल बी द चीफ गेस्ट। तो पहले हमने इधर ही मेंशन कर दिया था, आप इसको इधर भी मेंशन कर सकते हो, फिर RSVP सेम हो गई। अब हमने ये भेजा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या तो इसे इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो इस इन्विटेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं। तो हम दोनों केसेस में देख लेते हैं। फॉर्मल रिप्लाई जो है ना, इट्स वेरी ट्रिकी टू स्कोर इन द एग्जाम्स, बट आई वुड से ये भी आई डोंट रिकमेंड स्टूडेंट्स टू पिक अगर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, बट इट्स ऑल्सो फेयरली सिंपल। इसमें बॉक्स नहीं करते हम, ठीक है, हम ऐसे ही लिख देते हैं इन अ लाइन फॉर्मेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिस्टर जॉनथन जॉनसन टू द एनुअल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स। ही विल रीच द वेन्यू ऑफ 5th of April at 5 PM। इसका क्या मतलब है? दिस बेसिकली मीन्स कि आपको एक बहुत बेसिक बॉयल डाउन करके चीज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे द पर्सन जिसको इनवाइट किया जा रहा है, तो आपको एग्जामिनर बोल देगा यू आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर जॉनथन जॉनसन टू द एनुअल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो आपको जो एग्जाम ने क्वेश्चन दिया है उसी में ये चीज़ें आपको इंक्लूड होकर मिल जाएंगी, तो आप ऐसे ही शुरू कर दोगे। जो नाम स्पेसिफाइड है उसको लिख के बोलोगे इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन, इस लाइन को भी आप रट्टा मार सकते हो, ऑफ मिस्टर जॉनथन जॉनसन टू द एनुअल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हो गया इनवाइटी, ठीक है, जिसको इनवाइट किया गया है, द इनवाइटर जिसने इनवाइट किया है, एंड देन द इवेंट। उसके बाद कॉन्फर्मेशन करके आप ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इवेंट के एंड में आऊँगा, नहीं, आप बोलोगे ठीक है आई विल रीच द वेन्यू ऑन द 5th of April, जिस दिन ये शेड्यूल्ड है, एट 5 PM। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंसियरली थैंक्स मिस्टर जॉनथन जॉनसन फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द एनुअल साइकोलॉजिस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑन 5th of April। अब रिजेक्शन करनी है तो आप अनफॉर्चुनेटली बोल दोगे, ठीक है, ऑनर्ड टू एक्सेप्ट when you want to accept, and unfortunately due to prior engagements he won't be able to attend the conference when you want to reject। लेकिन जब आप रिजेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा मतलब मीठी छुरी बननी पड़ेगी आपको, आप लिखोगे डॉक्टर प्रसाद सेंड्स बेस्ट विशेस फॉर द इवेंट। तो याद रखना, इनवाइटी जो इनवाइट हो रहा है, इनवाइटर एंड वेन्यू, ठीक है, या इवेंट, एंड अ लाइन ऑफ कॉन्फर्मेशन और अ लाइन ऑफ रिजेक्शन, और इससे आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। लेट्स लुक एट द फॉर्मल इन्विटेशन इन द लेटर फॉर्मेट। तो फॉर्मल इन्विटेशन भाई दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है कार्ड, जो हमने पढ़ लिया है। कार्ड बेसिकली मास स्केल के लिए होता है, ठीक है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इनवाइट पीपल ऑन अ मास स्केल और अ मास स्केल, ठीक है। लेटर होता है इंडिविजुअलाइज्ड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहे हो, आप उन्हें नॉर्मल कार्ड तो नहीं भेज सकते जो आप अपने नेबर को भेज रहे हो, ठीक है। आप अपनी शादी में रणबीर कपूर को बुलाना चाहते हो लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बुलाना चाहते हो, बेस्ट फ्रेंड को तो आप नॉर्मल कार्ड भेज दोगे जो आप अपने चाचा चाची को भेजोगे, लेकिन अगर आपको रणबीर कपूर को इन्वाइट करना है आप उसको बहुत अच्छा सा वर्डेड लेटर भेजोगे ताकि भाई वो आए आपकी शादी में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है एज अ नॉर्मल लेटर, ठीक है। इसमें आ जाता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट डालते हो, डेट कभी भी ऐसे मत लिखना, ठीक है, ऑलवेज राइट 25 जनवरी 2021 पूरा लिख के, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर। वैसे तो ये सारी चीज़ें बहुत ओल्ड फैशन हो गई हैं तो इन्हें यूज़ मत करा करो, बट बोर्ड एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ में मत करना, ठीक है। बॉडी, सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब होता है योर्स फेथफुली, एंड देन योर नेम। ओके, तो एक बार सैम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे आगे आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, तो ये डेजी पब्लिक स्कूल XYZ नगर न्यू दिल्ली से लिखा जा रहा है। यहाँ पे आगे आपका डेट, ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी डेट। यहाँ पे आप लिख दोगे अपना रिसीवर्स एड्रेस। आई वुड से इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन यू कैन ऑल्सो स्किप इट। काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं, कभी बार CBSE कहती है कि डाल देना चाहिए, कभी बार CBSE कहती है मेंशन ही नहीं करती। आई वुड से आप टू बी ऑन द सेफ साइड लेटर फॉर्मेट ही फॉलो करो, सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। लास्ट ईयर की मार्किंग स्कीम में और इस साल की मार्किंग स्कीम में बाय द वे रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड है, तो रिमेंबर सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आ जाएगी आपकी सैल्यूटेशन, ठीक है, और उसके बाद आप इन्वाइट करने के तरीके में आप छोटा लेटर लिखते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे लिटरली
literary club of our school is going to present Shakespeare's play Hamlet, जो बहुत ही बढ़िया है by the way, on 1st February 2020 in the school auditorium. और जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपको बेसिकली आपकी इंटेंशन क्या है कि वो बंदा इंपॉर्टेंट फील करे, अच्छा फील करे कि भाई किसी ने मुझे याद किया है. तो थोड़ी फ्लारी ग्लिटरी लैंग्वेज लिखोगे कि भाई ओ माई गॉड, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो फेमस, वी वुड बी प्लीज्ड इफ एन एस्टीम्ड पर्सनैलिटी और अ ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक यू वुड कम एंड जॉइन द इवेंट. बेसिकली थिंक कि आप अपने क्रश को बुला रहे हो, तो आपके जो एडजेक्टिव्स अपने क्रश के लिए है ना, वही लिख दो यहाँ पे, ठीक है. पर्सनैलिटी लाइक यू जॉइन्स द इवेंट एंड एक्सेप्ट्स टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द सेम. होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई हमेशा लिखो, या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस. ये दोनों की लाइंस हैं गाइस. मैं आपको इसमें बहुत सारी की लाइंस बता रहा हूँ, ठीक है. की लाइंस को नोट डाउन करो. और जब भी आप फंस रहे हो ना, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. राइटिंग स्किल्स में ना हमेशा यू हैव टू आंसर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. Whether it's a notice, whether it's a report, whether it's an article. So जब भी आप फंस रहे हो, always remember to reference that. ठीक है. उसके बाद आप लिख दोगे अपना thank you. ठीक है. Always write thank you and then write yours faithfully, जो आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाती है, and then your details and then your post. So अगर आप लिटरेरी क्लब के बिहाफ पे लिख रहे हो, you can either be the general secretary or you can be the प्रेसिडेंट. अगर आप एक कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, अगर आप एक नेबरहुड एसोसिएशन के लिख रहे हो, तो आप सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो. कंपनी के बिहाफ पे लिख रहे हो तो सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ऐसी चीज़ें आप यूज़ करोगे. ओके, लेट्स लुक एट इनफॉर्मल इन्विटेशन. ठीक है. इनफॉर्मल इन्विटेशन में दोबारा, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गया, यहाँ पे आप अपना रिसीवर्स एड्रेस डाल दोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखोगे डियर डेव. अब इनफॉर्मल है तो आप इसको बेसिकली वैसे तो नहीं ट्रीट करोगे द सेम वे दैट यू वर ट्रीटिंग फॉर्मल इन्विटेशंस एंड फॉर्मल रिप्लाईज. इसमें थोड़ी सरल सी इनफॉर्मल सी भाषा आपको यूज़ करनी है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो या फिर जैसे आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो. व्हाट्सएप, स्नैपचैट टाइप लैंग्वेज नहीं होती, यो ब्रो व्हाट्स गुड मैन, आई एम गुची, स्टफ लाइक दैट. मतलब इतना भी मत जाना आपकी इंग्लिश टीचर जो है फिर इंग्लिश एग्जामिनर बोले कि भाई मैं CBSE छोड़ देती हूँ ऐसी भाषा सुन के. ठीक है. तो लूज भी मत करना एकदम, लेकिन ज़्यादा टाइट भी मत करना. ठीक है. फाइनली माई ड्रीम ऑफ सेलिंग माई कंपनी फॉर $1 billion हैज कम ट्रू. इट इज अनबिलीवेबल. इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस ओकेजन आई एम होस्टिंग अ पार्टी ऑन द 22nd of July at 9 PM. इट विल टेक प्लेस एट द ग्रैंड क्लब हाउस. तो इसमें आपको इसी बॉडी में 3-4 लाइनों में आपको क्या बताना है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ. ठीक है. उसी को याद रखना. ओकेजन बतानी है तो यहाँ पे $1 billion के लिए कंपनी बेच दी गई है. डेट 22nd of July को पार्टी है, कब है, 9 बजे. इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट द ग्रैंड क्लब हाउस. तो वो आपकी वेन्यू बन जाती है. डू यू नो हु इज गोइंग टू कम एज अ गेस्ट टू द पार्टी? रणबीर कपूर, दैट्स हु. तो जब आप इनफॉर्मल इन्विटेशन भेज रहे हो ना किसी को, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रेंडली. और आप किसी को ये नहीं बोलोगे ओ या वी आर एक्सपेक्टिंग रणबीर कपूर्स प्रेजेंस. ये तो शशि थरूर वाली भाषा है, राइट. यू प्रोबेबली नीड टू यूज इंग्लिश लाइक अभिषेक उपमन्यु एंड बी लाइक, डू यू नो हु इज गोना कम एज अ गेस्ट टू द पार्टी? ब्रदर रणबीर कपूर, दैट्स हु. तो जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, जेनजी स्नैपचैट लैंग्वेज, वैसे ही बात करो. ठीक है. आई विल सी यू देयर, होपफुली वी आर बेस्ट बडीज आफ्टर ऑल. जो एंडिंग लाइन होती है ना इनफॉर्मल इन्विटेशन की, उसमें कुछ रिलेशनशिप की बात जरूर करना. इनफॉर्मल इन्विटेशन ऑफ अ फादर टू हिज सन, उसमें आप बोल सकते हो आई विल सी यू देयर डैड, आई रियली लव यू एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस. या आप नरेंद्र मोदी को नहीं बोल सकते, आप राहुल गांधी को नहीं बोल सकते, बिकॉज आपकी उनके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशंस होंगी. बट आप अपने फादर को तो बोल सकते हो, अपनी मदर को तो बोल सकते हो, अपने भाइयों को तो बोल सकते हो, अपनी बहनों को तो बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड्स को बोल सकते हो, क्रशेस को आई लव यू तो बोलोगे. ठीक है. उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन हमेशा इसमें यूज करना, योर्स लविंगली. और जो सेंडर्स नेम है वो एंड में आ जाएगा. यहाँ पे हमने रोहन खन्ना को सेंडर बना दिया है. लेट्स लुक एट इनफॉर्मल रिप्लाई. जो इनफॉर्मल रिप्लाई है वो लेटर फॉर्मेट में यूज होता है. ठीक है. तो इसमें यू कैन मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. उसकी आप यहाँ पे लाइन बना लो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस. उसके बाद आप लिख दोगे डियर हितार्थ, आई कैनॉट एक्सप्रेस हाउ डिलाइटेड आई एम टू हियर दैट योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. तो इसकी फर्स्ट लाइन में आप हमेशा सेंसिटिवली डील करो. जिसने आपको बुलाया है उसको एक्नॉलेज करो कि भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैव हैड फेथ इन यू एंड बिलीव दैट यू वर केपेबल ऑफ पुलिंग इट ऑफ. तो आपको अपने क्वेश्चन में ना इवेंट मिलेगा. ऑब्वियसली इवेंट के बेसिस पे आप इन्विटेशन ड्राफ्ट कर रहे हो और इन्विटेशन के थ्रू आप रिप्लाई भेज रहे हो. तो इवेंट के बारे में लिखो कि आप बहुत खुश हो. अगर किसी की मैरिज के लिए आपको इन्विटेशन आई है, आई can't believe that I've witnessed your love story. I'm so happy for you. Since the beginning of the project, I've had faith in you and believed that you were capable of pulling it off. Needless to say, I will be very delighted to attend the celebration. ये आप लाइन हर चीज में रिपीट कर सकते हो. Yours affectionately या yours lovingly, Dave Richardson. ठीक है. अब रिजेक्शन में क्या, वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, देन सैल्यूटेशन, डियर हितार्थ, I cannot express how delighted I am to hear that your hard work has paid off. Since the beginning of the project, I've had faith in you and believe that you are capable of pulling this off. So जो इसकी इंट्रोडक्शन है ना, वो दोनों
दोनों में सेम होगी, क्योंकि देखो अगर आप किसी को रिजेक्ट भी कर रहे हो, रिमेंबर द लाइन, मीठी छुरी ज़्यादा तेज़ नहीं मारना हमें उन्हें, तो थोड़ा सा सेंसिटिवली थोड़ा शुगर लगा के तो बोलना ही पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू जॉइन द सेलिब्रेशंस ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी इन योर फैमिली. आई सेंड वार्म रिगार्ड्स एंड आई एम श्योर दैट योर वेंचर वुड ओनली अचीव मोर सक्सेस. तो आप जब किसी को कह रहे हो ना कि ठीक है मैं नहीं आ सकता, उसके एंड में आप बेसिकली कुछ कह दो कि ठीक है, आई विल मेक इट अप फॉर यू, आई विल कम, आई विल स्विंग बाय, आई विल ब्रिंग कुकीज टू योर हाउस लेटर. या अगर आप किसी की वेडिंग को रिजेक्ट कर रहे हो कि मैं तेरी वेडिंग में नहीं आ सकता, बोलोगे ठीक है कोई नहीं, मैं तेरे बैचलर्स पार्टी पे तो आया था, अब मैं तेरी रिसेप्शन पे आ जाऊंगा. जैसे इट्स लाइक सेइंग, यू नो, यू गेट रिजेक्टेड बाय अ गर्ल एंड शी इज लाइक ओके डोंट वरी, वी कैन स्टिल बी बेस्ट फ्रेंड्स. इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, उसके बाद आप लिख दोगे योर्स अफेक्शनेटली एंड डेव रिचर्डसन, जो आपको साइन ऑफ करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग तो आपको पता ही है, यहाँ पे फ्रोमैट कर दिया है मैंने, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन. उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर आता है जो बाकियों में नहीं आता, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड नेम. ओके, नाउ लेट्स लुक एट लेटर टू द एडिटर. ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया, क्या आया, सेंडर्स एड्रेस, कूल. ओके, सेंडर्स एड्रेस, देन आ गई आपकी डेट, देन आ गई आपकी रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है. तो जो पहली चीज़ हमने डिस्कस करी है ना, जैसे लेटर, फॉर्मल लेटर, इन्विटेशन लेटर, उन चीज़ों में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता. लेकिन जब आप लेटर टू द एडिटर, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हो ना, देन यू डेफिनेटली हैव टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो जो एंड वाली लाइन्स हैं, एंड वाले वर्ड्स हैं, एंड वाले शब्द हैं, वही आपकी वो सब्जेक्ट बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप लिख दोगे टू इंप्रूव द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. सैल्यूटेशन, मैम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. जो जब भी आप एडिटर की बात कर रहे हो ना, ये लाइन रट लो गाइज, ये गीता बाइबल सब कुछ आपके लिए. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. आई एम श्योर काफ़ी लोग तो ये 7th 8th से लिख रहे होंगे. आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द ग्रेव शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो एडिटर के, यू नो, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट दिस वे. जब आप एडिटर को कुछ लिख रहे हो, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस फॉर समथिंग, क्योंकि आप चाहते हो कि ये न्यूज़पेपर में जाए. क्योंकि जो भी चीज़ न्यूज़पेपर पे जाती है उसका मतलब ये है कि उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने का आपका पर्पस है. तो ये लाइन रट लो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर टिल द अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक. इसको रट्टा मार के जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना. आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स लैक ऑफ विमेन सेफ्टी इन आवर एरिया, टुवर्ड्स द पिटिफुल कंडीशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसे ऐसे आपके सब्जेक्ट्स बन सकते हैं. उसके बाद होगी आपकी इंट्रोडक्शन. रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में ही हम लिखते हैं. मैं इंग्लिश ऑनर्स डिग्री कर रखी है मेरी, सुन लो, ठीक है, और वो भी रामजस कॉलेज से. ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक वी हैड टू विजिट अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन अ सिटी. बॉडी में ना हमेशा एक इन्फरेंस इंस्टेंस लिखो, ठीक है, इंस्टेंस, इवेंट जो आपने पर्सनली फील किया है. क्योंकि देखो, आप कोई एकदम संत इंसान तो नहीं हो ना कि आप बैठ के यहाँ पे लिख दोगे अबाउट ऑल दीज इशूज that you don't care about or that you haven't experienced. For example, अगर आप लड़के हो, you can't basically understand all of women's issues. So you have to feel things and you have to experience things to understand their value. For example, Grand Acad इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आप अब देख रहे हो, बट आपको अब पता चल रहा है हम कितने ऑसम है. चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो पता ही चला, बट यू नीड टू एक्सपीरियंस ग्रैंड अकाड. अगर आपको कोई फ्रेंड बोलता है ग्रैंड अकाड बहुत अच्छा है, आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप हमें चेकआउट करोगे, फिर आपको पता चलेगा. तो ऑलवेज इन द बॉडी ऑफ द लेटर राइट अबाउट अ instance. For example, if you're talking about women's safety, be like, I was walking down a road and I saw a woman running away from a man. Persons with disabilities के बारे में बात करो तो लिखो कि I saw a person on a wheelchair at Indian International Center and he was able to drag his wheelchair from the slope. But when I was at Saket in South Delhi, I did not see the same thing at a convention event. ठीक है, something like that. उसके बाद आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करोगे फ्रॉम दैट इवेंट एंड देन यू विल बी लाइक ओके, उस इवेंट से मेरी क्या इंसाइट आई. फॉर एग्जांपल, ग्रैंड अकाड के वीडियो लेक्चर्स देख के आपको ये इंसाइट आई, ये आपके अंदर रेवलेशन आई कि ग्रैंड अकाड तो बहुत बढ़िया है. बट इफ यू सी अ वुमन रनिंग अवे फ्रॉम अ मैन, योर कंक्लूजन वुड बी दैट दिस एरिया इज अनसेफ फॉर women. ओके, The shortage of medicine created an emergency due to which we had to travel to the neighboring city in order to get medical attention. The shortage of finance in the system puts constraints on how effectively the staff can operate and puts a limit on how big the inventory of medicines can be, which severely impedes on their capability to function properly. तो आपने बोल दिया ठीक है, मैंने ये देखा कि shortage of medicine हो रही है. अब shortage of medicine मैंने तो देख ली, लेकिन इसके reasons क्या हैं, उसके बाद आप reasons को detail कर दोगे. ठीक है, I request the concerned authorities to look into this matter and ensure that it is addressed, as it is very important that the healthcare of our nation is functioning efficiently during this time. ये भी चीज आप रट लो, क्योंकि at the end of the day intro and conclusion related होते हैं. intro में आप क्या कह रहे हो कि I want to draw the attention of the concerned authorities, और end में आप कह रहे हो I request very prompt response कि भाई मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तुम्हारी अवेयरनेस तो इससे आ गई है, अब एक्शन लो. ठीक है, इसको रट लो. उसके बाद आप लिखोगे thanking you and then your sign off is yours sincerely and then your name.
कूल। अब एक और चीज होती है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन गाइस लेटर ही होता है, उसके बाद साइड में हम एक रेज्यूमे, बायोडेटा, सीवी का पन्ना लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी डेट, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पे आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली बहुत इसमें बेसिक होता है, ठीक है। जो भी आपको अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है वही लिख दोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ राइटर, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आ जाती है आपकी सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ठीक है, कॉमा मत लगाना बस। दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन बॉम्बे टाइम्स डेटेड 4 अप्रैल 2020, लिख दो, कुछ भी लिख दो, पोस्ट मेंशन्ड अबव। तो इसमें आपको एक पोस्ट दी जाएगी, उसके रिस्पॉन्स में आपको लिखना है, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई कीप टेलिंग यू, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, व्हाट, who, when, where, how, WH, WWHH, okay, whatever it is, WH, WWH, okay, it's hard to say, it's like triple H, but remember, what, who, when, where, how, okay, what, who, when, where, how, ये तो म्यूजिकल है। anyway, उसके बाद आप लिखोगे सारी चीज़ें कि आपने ये कहाँ देखी, किस दिन थी, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यू वॉन्ट द पर्सन हु इज रीडिंग इट टू बी अवेयर कि उसने ये कब छापा था, ठीक है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, ये लाइन रट लो हमेशा, इसके बाद यही आने वाली है, माई डिटेल रेज्यूमे हैज़ बीन इंक्लोज्ड हियर विद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आप उसको कह रहे हो कि भाई ठीक है, ये तूने भेजा था, ये तूने न्यूज़पेपर में छापा है, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरी रेज्यूमे है और मैंने इसको इंक्लोज कर लिया फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय यू, उसमें बेसिकली डिटेल्स दी होंगी कि आप वो कैसा कैंडिडेट सीख करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंग्लिश टीचर को हायर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी इंग्लिश ऑनर्स डिग्री हो, वो टॉपर हो, उसको पढ़ाना आता हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब कोई अगर बिजनेस एनालिस्ट है तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे डेटा स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसको आप सोच के लिखोगे और ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हर जॉब के लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो एज रिक्वायर्ड बाय यू, बिजनेस एनालिस्ट के लिए आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप डॉक्टर के पोस्ट के लिए लिख रहे हो, आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर सर्जरी लिख सकते हो। दिस हैज बीन डेवलप्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट एट एन एमएनसी वेयर आई वर्कड फॉर 4 years। तो यहाँ पे आपकी एक बेसिक वर्क एक्सपीरियंस की लाइन भी आ जाती है जो आपको हर बार इंक्लूड करनी है। जस्ट रिप्लेस द रोल विद योर बेसिक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन इज अबाउट अ राइटर, यू कैन से आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश, दिस वाज डेवलप्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग एट एन एडिटर एट टाइम्स ऑफ इंडिया। आई अश्योर यू ऑफ माई डिवोशन टू द वर्क व्हाइल वर्किंग इन योर एस्टीम्ड कंपनी। तो बेसिकली उस बंदे को कह रहे हो मेरे को हायर कर ले, मिठाई मिल जाएगी। आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू। गाइज इसको पूरा रट लो, ठीक है। हाउएवर अ नोटिस ऑफ 2 days विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। थैंक यू 2 शब्द होते हैं। उसके बाद आप लिखोगे योर सिंसियरली, उसके बाद आप लिखोगे अपना नाम। एंड रिमेंबर, जॉब एप्लीकेशन में ये चीज इंक्लूडेड होती है, एंड में आपको लिखना होता है एनक्लोज्ड कोलन रेज्यूमे। रिमेंबर दिस गाइज, एनक्लोज्ड कोलन रेज्यूमे हर जॉब एप्लीकेशन में आपको लिखना है, क्योंकि देखो आप एक पन्ना अटैच कर रहे हो और वो पन्ना मिस भी हो सकता है, तो आपको लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आंसर शीट में लिखते हो ना, आपने कितनी आंसर शीट्स ली हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा बाय द वे, आपने इतनी आंसर शीट्स ली हैं, इतनी एक्स्ट्रा शीट्स ली हैं, उसके ऊपर आप साइन मारोगे, तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। तो रट्टा मार लो इसे। रेज्यूमे रिमेंबर, आप उसके नेक्स्ट पन्ने में लिखने वाले हो। रेज्यूमे, बायोडेटा, सीवी सब कुछ एक है, एटलीस्ट इन सीबीएसई के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको कह रहा है सीबीएसई कि आप रेज्यूमे लिखो, ठीक है, सीवी लिखो, बायोडेटा लिखो, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स में लिख दोगे एक बॉक्स बना के, दिस इज ऑलवेज बॉक्स्ड। उसके बाद बेसिक बायोडेटा डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे, नेम आकाश थापा, फादर्स नेम शेखर थापा, डेट ऑफ बर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको एक बेसिक एकेडमिक बैकग्राउंड की टेबल लिखनी पड़ेगी। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल का मतलब ये लगा लो हायर सेकेंडरी, बीकॉम, एमबीए, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिख सकते हो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी बना दो। बेसिकली आपको ये सब याद करना पड़ेगा यार, क्या क्या आता है, बस लिख देना 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन सबको पता है एक एमबीए होती है, एमबीए लिख देना। और बीकॉम भी आपको पता है, बीए इंग्लिश भी आपको पता है, बीटेक भी आपको पता है। ईयर्स कुछ भी बना दो, ठीक है, और परसेंटेजेस कुछ भी बना दो। और वर्क एक्सपीरियंस जो आपने लिखा है अपने लेटर में, जैसे हमने लिखा था कि हमने सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हम थे एट एन एमएनसी, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। बस खत्म, इसको बस एक बॉक्स में बना दो, फुल ऑन नंबर मिलेंगे भाई तुम्हें, ठीक है। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो बीच बीच में दैट वी हैव एन एक्सक्लूसिव क्लास 12 इंग्लिश क्रैश कोर्स, जिसमें आप 8 घंटे में 100 मार्क्स ला सकते हो, मेरी गारंटी, अगर आपने बढ़िया शिद्दत से पढ़ लिया। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी आपको ऑफ ऑल चैप्टर्स, ऑल पोम्स, ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एवरीथिंग इन क्लास 12 इंग्लिश। एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड पोम्स। राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी जैसे हम अभी कर रहे हैं। ASL ALS की गाइडेंस अगर आपकी वो बची है, 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स का PDF है। आपको लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, वीकली डाउट सेशंस मिलेंगे। और अभी
अभी आप अगर अभी ज्वाइन करते हो तो हम ऑलमोस्ट हर दिन ही आपके डाउट्स एड्रेस कर रहे हैं एंड यूल गेट द बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश नोट्स यूल एवर स्टडी फ्रॉम. बहुत ही बढ़िया कोर्स है, 8 घंटे में पढ़ के आप पूरा 100% ला सकते हो इंग्लिश में. इफ यू वांट टू ज्वाइन, विच आई सजेस्ट यू डू, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड द ग्रैंड अकैड ऐप, ग्रैंड अकैड CUBT एग्जाम प्रेप ऐप. Link is in the description and in the pin comment. Don't miss out on this, guys. This is a brilliant life-changing opportunity. English में 100 आ गए ना तो तुम्हारी पूरी परसेंटेज बदल जाएगी, ठीक है. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, ठीक है. जैसे हमने पहले देखा था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले आएगा, उसके बाद बेसिकली हम लिख देंगे नोटिस और उसको अंडरलाइन कर देंगे. ये दोनों चीजें सेंटर अलाइंड होती हैं. तो नोटिस हमेशा लिखना है, उसके ऊपर हमें लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सेंटर अलाइंड है. डेट लेफ्ट अलाइन करके लिखेंगे, सेम वे जैसे हमने लेटर में लिखी है. और फिर बिना कैपिटलाइज करे हम एक सब्जेक्ट और हेडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल अबाउट इंग्लिश क्रैश कोर्स, जो हम अभी आपको बताने वाले थे. और उसके बाद हम हमेशा लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ग्रैंड अकैड इज स्टार्टिंग एन अफोर्डेबल क्रैश कोर्स फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट लाइन में आप हमेशा लिखो कि आपका नोटिस किसके बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट, हु व्हाट व्हेन हियर हाउ. आपको तो समझ आ गया होगा. द प्राइस इज 500. हाउएवर द फर्स्ट 100 पीपल टू बाय द कोर्स विल रिसीव एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट एंड कैन बुक द स्लॉट फॉर ₹299. द बुकिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम 12th April. तो यहाँ पे आप कंटेंट बॉडी में क्या क्या लिख रहे हो, यू आर एड्रेसिंग ऑल द थिंग्स की डिटेल्स क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज राइटिंग अ नोटिस अबाउट अ माउंटेन ट्रैक इन शिमला, तो मैं क्या क्या बताऊंगा, क्या कॉस्ट है इसका, कब से कब तक होने वाला है, इसकी एज लिमिट क्या है, हु इज़ एलिजिबल, ठीक है. अगर मैं बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ एट IIT दिल्ली, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फिजी मुखर्जी नगर आर इन्फॉर्म्ड दैट IIT दिल्ली हैज़ ओपनड एडमिशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स, द एप्लीकेशन फॉर्म प्राइस इज दिस, लास्ट डेट इज दिस. तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना, जो आपको क्वेश्चन में लग रहा है, अगर नोटिस है अबाउट क्रैश कोर्स तो उसमें फीचर्स, डेडलाइंस, एलिजिबिलिटी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लिख देना. द बुकिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम 12th April. और एंड में हमेशा एक इनकरेजमेंट लाइन, ग्रैंड अकैड आपको बता रहा है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, एनकरेजमेंट लाइन लिख के आपके पूरे नंबर आ जाएंगे इसमें. तो यहाँ पे हमने क्या एनकरेजमेंट लाइन लिखी है, क्लास 12 स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बुक देयर स्लॉट्स एज सून एज पॉसिबल. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड. ये लाइंस जो दो है ना, एक होती है एनकरेजमेंट लाइन और एक होती है अंडरसाइंड लाइन, ये आपको नंबर दे देगी नोटिस में, ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी एनकरेजमेंट लाइन है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर टॉपिक. अगर बीटेक एट IIT दिल्ली की बात हो रही है, देन हु आर यू एनकरेजिंग थ्रू दैट नोटिस? यू आर एनकरेजिंग JEE एस्पिरेंट्स, पीपल हु आर इन 11th-12th साइंस एट कोचिंग सेंटर्स लाइक फिटजी. अगर आप बात कर रहे हो अबाउट अ ट्रिप टू शिमला, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी, स्टूडेंट्स हु लाइक द माउंटेन्स. तो जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड अकैड की टारगेट ऑडियंस अभी क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड गिवर्स हैं, तो आप उसकी बात करोगे, ठीक है. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड. तो ये हर नोटिस में आने वाला है. उसके बाद आप इशूअर्स नेम, जो बंदा इस लेटर को, इस नोटिस को लिख रहा है, उसका नाम, एंड देन डेजिग्नेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश. और आप लिख रहे हो कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, तो आपको 98XXXXX बना के लिखना पड़ेगा, फिक्शनल फोन नंबर. इसका आप एक सैम्पल देख सकते हो, नोटिस ऑफ लूजिंग समथिंग, जो बहुत बार आता है, ठीक है, ग्रैंड अकैड इंस्टीट्यूट मुंबई नोटिस. और रिमेंबर, नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है. कई लोग भूल जाते हैं नोटिस को बॉक्स में बनाना. प्लीज रिमेंबर दिस. Lost iPhone 6, तो ये हेडिंग हो गई. Lost iPhone 6 in the Grand Auditorium on the 19th of February. It has a red cover installed and has noticeable scratches. Anyone who finds it is requested to hand it over to the administrative officer. The person who finds it will be duly rewarded by the institute. If the phone is found, please contact the undersigned, Sabrina Grand Acadian, HOD Philosophy. And then finally, let's jump straight into the report writing. Report writing, guys, फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है. फॉर्मेट नेल करोगे तो आई वुड से, अगर आपका पूरा पेपर सही जा रहा है तो पीपल विल जस्ट लुक एट द फॉर्मेट एंड गिव यू नंबर्स, बिकॉज गिव यू मार्क्स, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ CBSE चेकिंग वर्क्स. बट मैं कहूँगा नोटिस की बॉडी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्टली आप लिखोगे टाइटल, ठीक है. उसके बाद आपको बाय लिखना पड़ेगा, जैसे हमने आर्टिकल में लिखा था ना, बाय सुचिता. उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन आएगी. डेजिग्नेशन इज योर पोजीशन विद इन द कंपनी. तो अगर एक जर्नलिस्ट है तो उसकी हो सकती है स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, हेड जर्नलिस्ट. अगर एक स्टूडेंट है तो आप उसको लिख सकते हो हेड ऑफ एकेडमिक काउंसिल. और उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी. टाइटल, बाय, नेम, डेजिग्नेशन एंड देन ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद आप लिखोगे प्लेस एंड डेट. तो प्लेस हो गई न्यू दिल्ली, और डेट जैसे हम लिखते हैं 20 जनवरी 2020, और उसके नीचे कंटेंट आ जाएगा, ठीक है. एक इसकी हम एक्सीडेंट, जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, फायर हैजर्ड, फ्लड, ये सारी चीज़ें CBSE हर साल ऑलमोस्ट पूछता है, तो उसका हम एक सैम्पल देख लेते हैं, ठीक है. रोड एक्सीडेंट क्लेम्स 2 lives, ठीक है. बाय हु? बाय जतिन, जो एक स्टाफ रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया. इसमें भी गाइज याद रखना, ठीक है, डेट यहाँ पे आ जाएगी और आपकी यहाँ पे प्लेस आ जाएगी. प्लेस एंड डेट सेपरेटेड बाय अ कॉमा, रिमेंबर दिस. और बॉडी में हमें क्या करना है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन
आर रिपोर्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बाकी सब में भूल जाओ, इवन दो आई वोंट रिकमेंड इट. इसमें तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते इससे. तो यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड. अगर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ है उसमें, अगर एक फायर हैजर्ड हुआ है क्या हुआ है. 2 persons were killed and 4 were injured when a truck hit an SUV car in which these 6 people were driving. Accident took place. यहाँ पे आ जाएगा when and where. ठीक है. What यहाँ पे आंसर हो गया, when and where यहाँ पे आंसर हो गया. और उसके बाद आप डिटेल्स दो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो दैट अ फ्लड टुक प्लेस इन अ विलेज इन महाराष्ट्र, बात करो कि क्या हुआ, कैसे हुआ. अ डैम स्टार्टेड टू लीक, somebody left their tap open, something like that. The truck driver was driving at a high speed, suddenly lost control while trying to overtake a bike. The truck drifted and collided with a Toyota SUV in which 6 people were traveling. Car was crushed in the impact. तो बहुत ज़्यादा डिटेल करो. फॉर एग्जाम्पल जब एक रेसिपी बना रहे हो, बटर चिकन की बात कर रहे हो, तो बटर चिकन में क्रीम डालने की बात करो, उसको ऐसे मिक्स करने की बात करो, नान प्रिपरेशन की बात करो. बेसिकली मेरा मतलब है इसको पूरा कुक करो, जो डिटेल आपके दिमाग में आ रहा है उसे लिखो. ठीक है. कार वॉज क्रश्ड इन द इम्पैक्ट, 2 people died on the spot, other 4 are receiving treatment for their injuries at XYZ hospital. Accident caused a major delay in ambulances reaching hospital as this collision took place on the road leading up to the XYZ medical center. Truck driver has been arrested and a court case has been filed by the victims' families against him. End of the notice, na? End of the report, sorry. End of the report is always about an action that has been taken. For example, flood की बात हो रही है, so that आप लिख सकते हो local Maharashtrian authority has sealed the village and rescue efforts are ongoing. Road accident claiming 2 lives by a truck and an SUV car, you can write about बेसिक थिंग्स लाइक ठीक है अरेस्ट हो चुका है ड्राइवर और अब ड्रंक ड्राइविंग का केस हो गया. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ. इससे आपका पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीटली सेल थ्रू कर जाओगे. आई गारंटी यू विल गेट 100% मार्क्स इन क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन. और अगर आपको हर सेक्शन में लाना है, यू कैन चेक आउट ग्रैंड अकेडमी's एनिमेटेड वीडियोज ऑफ लिटरेचर एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स इंग्लिश विच इज अवेलेबल एट द ग्रैंड अकेडमी ऐप. ओके. एक आप स्कूल वाला भी देख लो. Another type of common question in CBSE report writing is the school one. तो इसमें आप लिख सकते हो celebration of English week by Raj, class 12B. तो यहाँ पे अपना क्लास या डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन द स्कूल, यहाँ पे आप अपना XYZ स्कूल नाम लिख सकते हो. स्कूल ने इंग्लिश वीक सेलिब्रेट करी फ्रॉम 5 December to 12 December. सो व्हाट एंड व्हेन हो गया इधर ही. दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ अस टू रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इस चीज से क्या हुआ, ठीक है. फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द सिटी इट वाज अ मच इवेटेड इवेंट. एम ऑफ द सेलिब्रेशन हाउ वाज टू इंकलकेट स्किल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन स्कूल चिल्ड्रन. मैनी, तो यहाँ पे हाउ भी आंसर हो रहा है. मैनी कॉम्पिटिशंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल फ्रॉम एलोक्यूशन, डिबेट एंड डिस्कशन टू क्रिएटिव राइटिंग एंड पोएट्री रेसिटेशन. Many students from schools in various states of India participated in these events and added to the event's magnificence. तो अब इसमें आप decorative language use कर रहे हो, बटर चिकन में क्रीम डाल रहे हो, जितने details डाल सकते हो उतने डालते रहो. In addition to these competitions, seminars by writers were also organized. One such seminar was hosted by Arundhati Roy, a best-selling author, God of Small Things. On the last day of the English week, students of the school pledged to make English language accessible to underprivileged students by teaching them the basics of the English language and grammar. All in all, it was a wonderful experience to participate in the celebration of our school's English week. तो इसमें आप हर स्कूल रिलेटेड चीज़ में आप ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वाली लाइन मार सकते हो. और हर रिपोर्ट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ट्रेजिडीज उसमें आप लिख सकते हो कि लोग अरेस्ट हो गए और ये एक्शन हो रहा है. रिमेंबर, all writing section वाले चीज़ें are easy as long as you are aware of the basic lines, as long as you are aware of the key lines, as long as you are aware of the formats, and as long as you are aware of what, who, when, where and how. और ये हमने पूरा कवर कर दिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. हमने अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स में पूरा कवर कर लिया है. थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड. आई एम श्योर आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं. आई बिलीव इन यू. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ग्रैंड अकेड ऐप. यू विल गेट फ्री सैम्पल पेपर्स एंड फ्री वीडियोज देयर एज वेल. एंड इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रेप एंड स्कोर 100 in class 12 English, make sure you join the Grand Acad Pro Max English course. All right, till next time, keep winning, you champions.